Hi everyone, my name is Purab and today's video is going to be options trading for beginners. Futures and options बहुत ज़्यादा हाइप में होते हैं एंड सारे बिगिनर्स उसी को करना चाहते हैं जस्ट टू मेक मनी। और हम लोग यही जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो बहुत स्लो बनता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा भी बनता है, बहुत सारा लॉस भी बनता है। तो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि बिगिनर्स को समझ आए। इफ यू आर अ ट्रेडर जो ऑलरेडी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ये वर्क कैसे करता है तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शंस या फ्यूचर्स जिसे हम FNO कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दीज आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो डेरिवेटिव्स चार तरीके के होते हैं, चार में से दो आपके बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि वो इंडियन मार्केट में है ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं वो नाम भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। चार डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से दो साइड में रख देना है। उसमें एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस, ये दोनों हम जानेंगे। इन दोनों के बीच का एक डिफरेंशिएशन वीडियो है, हम अलग से वीडियो रखेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। डेरिवेटिव एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू किसी और चीज से निकल कर आती है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बट इस पॉइंट को एकदम ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जल्दी आना है। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मानो आपके पास एक बैट है, क्रिकेट वाली बैट है, उस पर आपको विराट कोहली का सिग्नेचर मिल गया। वो बैट की प्राइस थी 2000 रुपए। अब विराट कोहली का सिग्नेचर आने की वजह से उस बैट की प्राइस बढ़ गई, राइट? लाखों में गई होगी या कितनी भी गई होगी। अब मानते हैं विराट कोहली कैप्टन था और उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, उसने लगातार 4-6 सेंचुरीज मार दी। अब क्या होगा, एकदम से विराट कोहली का हाइप बढ़ जाएगा और उस बैट की प्राइस और एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। वैसे ही मानते हैं कि विराट कोहली का पूरा लगातार 2 साल तक फॉर्म खराब हो जाता है। हर बार 0 पे आउट हो रहा है, 3 पे आउट हो रहा है, 2-3 रन पे आउट हो रहा है, फील्डिंग भी अच्छी नहीं है, कैप्टनसी अच्छी नहीं है, कैप्टनसी गिव अप कर दिया। तो क्या अब उस बैट का प्राइस उतना ही रहेगा जब उसने वर्ल्ड कप जीता था? नहीं, राइट? अब बैट का प्राइस चेंज होगा। दिस इज वॉट डेरिवेटिव्स इज। उस बैट का जो प्राइस है ये विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू किसी और XYZ चीज से डिराइव्ड होती है। जैसे कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मैं आगे समझाऊंगा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो डिराइव होती है डायरेक्टली उस स्टॉक के वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी वैल्यू डिराइव होगी रिलायंस के शेयर से या रिलायंस की कंपनी से, राइट? तो ये ऑप्शंस की वैल्यू नहीं है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस से, उस कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसकी वैल्यू बनती है। दैट इज व्हाट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस बता दूंगा, बाद में मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को अच्छे से समझाऊंगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, पहले तो मैं दोनों को एक साथ लंप करके समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आपको लगता है कि कोई एक XYZ शेयर है जिसके बारे में अगले 2 महीने में कोई एक चीज आने वाली है। मानो कि मोदी उसके बारे में कुछ बात करने वाला है उस शेयर के बारे में। तो आपको लगता है अगले 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसकी शेयर की जो प्राइस है आज 100 रुपए है, ये कल जाके 200 रुपए हो जाएगी, आपको लगता है, राइट? तो ये 100 रुपीज का अभी है, 200 रुपए का कल होगा, आपको ऐसा लगता है। और अगर ये नहीं हुआ, मोदी जी इस चीज के बारे में नहीं बात करते तो उसका 100 की जगह 50 या 20 रुपए भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि मैं 100 रुपए का शेयर अभी खरीद लूं और इसकी 200 की प्राइस होगी तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, या फिर जब उसका नुकसान होगा तो वो 80 रुपए का सीधा नुकसान हो जाएगा। अगर 20 रुपए की कीमत होगी तो ये 0 हो गई तो 100 का नुकसान हो जाएगा। अब यू डोंट वांट टू बाय दैट शेयर, आपको पूरा शेयर अभी से खरीद के नहीं रखना है। आपको लगता है ना मोदी जी बात करेंगे तो, राइट? मोदी जी बात करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो जैसे आपने कभी सुना होगा टोकन, अगर आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो कई बार आप एक टोकन देके उसकी बुकिंग कर लेते हो। वैसे ही यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीमियम। ये आप प्रीमियम पे करते हो एंड प्रीमियम देकर इस शेयर की बुकिंग कर लेते हो कि यहां से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी आपने टाइम सेट किया है, मैं इस शेयर को 100 रुपए पर खरीदूंगा। मैंने ऑलरेडी 20 रुपए बुकिंग में दे दिया। इससे क्या हो जाता है, कल उसकी प्राइस 200 होगी या 50 होगी या 20 होगी या 300 रुपए होगी। आपने अभी टोकन दे दिया कि मैं 1 महीने बाद इस शेयर को 100 रुपए में खरीदूंगा। दिस इज व्हाट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज इन सिंपल टेंस या सिंपल वर्ड्स। अब मैं समझाने के लिए और एग्जांपल दूंगा। चलो एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं।
आपको एक i10 बहुत अच्छी लग गई, मानो एक i10 या i20 बहुत ज्यादा अच्छी लग गई, आपको लगता है और भी बायर्स उसे खरीदना चाहते हैं और हो सकता है उसकी किसी रीजन से प्राइस बढ़ने वाली हो, तो आप क्या करते हो, एक टोकन दे देते हो कि मैं अगले महीने भले ही ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम निकले या गाड़ी अच्छी रहे नहीं रहे, मैं तुमको टोकन दे के रख रहा हूँ, ठीक है। ये 10,000 रुपए टोकन रखो, मैं इस गाड़ी को 1 लाख रुपए पे, अभी मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ 1 लाख में नहीं आएगी, बट 1 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा, चाहे उसमें प्रॉब्लम निकल के आए चाहे उसमें प्रॉब्लम नहीं निकल कर आए। ओके, सो ये 10,000 रुपए आपने टोकन दे दिया। अब ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने बाद आपको जाकर वो गाड़ी खरीदनी होगी, मतलब खरीदनी ही होगी। 10,000 रुपए आपने आज दिए हैं और आपको पैसे देकर लाख रुपए कंप्लीट करके आपको वो गाड़ी खरीदनी ही होगी। दैट इज व्हाट फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको उस शेयर की या स्टॉक की या फिर इस एग्जाम्पल में गाड़ी की डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी है। मतलब आप ये 10,000 रुपए आपने जो दे दिए, आप 1 महीना होने के बाद ये कह सकते हो कि मुझे लगता है गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी में ब्रेक का प्रॉब्लम है, गाड़ी में सस्पेंशन का या इंजन का कुछ वर्क है, मैं इस गाड़ी को नहीं लेना चाहता। तो बस आपका जो 10,000 रुपए जो आज दिया था वो नुकसान होगा, रादर दैन वो आप यहाँ पर लाख रुपए गाड़ी के दोगे और उसमें अगर और मानो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिर गई। वैसे ही अब हम शेयर के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको लगता है एक शेयर है जो कि 100 रुपए का है, आपको लगता है अगले महीने ये 200 हो जाएगा इन केस अगर ये चीज हुई तो, कोई XYZ चीज हुई तो, राइट। अब आपने क्या किया, मैं 100 रुपए देकर एक रिस्क ले सकता था कि कल अगर उसकी प्राइस 200 हो गई तो मुझे 100 का मुनाफा होगा, 100 का प्रॉफिट होगा, बट अगर वही उसकी प्राइस 20 या 50 रुपए होगी तो मेरा नुकसान भी बड़ा होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करते हो, आप एक टोकन दे देते हो जिसे हम प्रीमियम बुलाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने 20 रुपए का एक टोकन दे दिया या 10 रुपए का एक टोकन दे दिया कि हाँ 100 रुपए में मैं 1 महीने बाद, मानो आज 1 मार्च है तो 1 अप्रैल को मैं इस शेयर को 100 रुपए पर खरीदूंगा। तो आपने आज टोकन दे दिया 10 रुपए का या 20 रुपए का कि 1 महीने बाद मैं इस शेयर को या इस स्टॉक को 100 रुपए पर खरीद सकता हूं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट या एक हक ले लिया। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक हक होता है कि आज की प्राइस पर या एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक डिफरेंट टाइम में आप उसे खरीद सकते हो। मतलब भले उसकी कीमत तब 300 हो जाए, पर सेलर के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि मैं इसको 100 रुपए पर खरीद सकता हूं। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं वो खरीदूं या नहीं खरीदूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 10 रुपए दिए, मानो बुकिंग अमाउंट है जिसे हम टोकन या प्रीमियम बोल रहे हैं, 10 रुपए आपने टोकन दिया और 1 महीने बाद अगर वो शेयर की प्राइस एक्चुअली 100 से 200 हो जाती है तो आपने 100 रुपए दे दिए और अब आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। ये 200 हो गया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर मानो उसकी प्राइस गिर जाती है और मानो 20 रुपए हो जाती है तो आपने क्या किया, 80 रुपए का नुकसान बुक करने के बजाय आपने सिंपली वो जो 10 रुपए का टोकन दिया था वो टोकन को जाने दिया, टोकन का नुकसान हो गया। दैट इज व्हाट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्रीमियम से आप उस शेयर को खरीदो या नहीं खरीदो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पर आप उसे कैंसल आउट भी कर सकते हो कि मेरा ठीक है, टोकन का नुकसान होगा। इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका टोकन का नुकसान होगा। अब इससे लग रहा होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है करके, बट ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है और बहुत सारी चीजें होती है। मैं समझाऊंगा आगे के वीडियोस में, अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज करता हूँ, समझाने की और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए और आपको समझ में भी आए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आपने ये 10 रुपए दिए होते तो आपके साथ सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता कि आपको खरीदना ही पड़ेगा 100 रुपए पे। कल चाहे उसकी प्राइस 10 रुपए या 0 रुपीज क्यों ना हो जाए, आपको वो 100 रुपए पे खरीदना ही होगा 1 महीने बाद या जो भी आपने टाइम सेलेक्ट किया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपने आज 10 रुपए दिया, कल और वो कंप्लीट करके आपको खरीदना होता और पूरा नुकसान बेयर करना होता, या फिर बीच में से आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते थे, जो कि मेजरली लोग करते हैं, बट अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी मैंने आपको समझाया। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपने जब 10 रुपए का टोकन दिया है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एट द टाइम, जो भी आपने टाइम दिया है, आपने सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया है कि 1 महीने बाद भी मैं तुमको 100 रुपए देकर ये शेयर खरीद सकता हूं या खरीदूंगा। अब आप उसको उस टाइम पे बोल सकते हो नहीं खरीदूंगा, जा नहीं खरीदता, नहीं भाई इसका नुकसान हो गया, मैं नुकसान क्यों झेलूं, मैं नुकसान नहीं खरीदूंगा, ठीक है।
तो पर आपने ये करके रखा था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करके रखा था कि मैं खरीद सकता हूं या खरीदूंगा, बट आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज। आप एक टोकन अमाउंट देते हो और फिर टोकन अमाउंट के बदले आप उस चीज को खरीद सकते हो। एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल के साथ फिर से एक और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अगर कभी किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी या मम्मी पापा को या किसी को भी लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई एक प्रॉपर्टी पसंद आती है, मानो अभी रिसेंटली मैं प्रॉपर्टी देखने गया था, तो वहां पे जो ब्रोकर था उनका बोलना था कि इस लैंड के बाजू में डीमार्ट खुलने वाला है अगले 3 महीने बाद, तो अगर डीमार्ट खुल जाएगा तो इस लैंड की कीमत 4 गुना या 2 गुना हो जाएगी, तो अभी खरीद लो, क्योंकि अगर वो इन केस बढ़ जाती है तो फिर आपको वो डबल रेट पे मिलेगा और आगे जाके और बढ़ेगा। तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो, अगर आपको वो चीज सच लगती है तो आप उसको एक टोकन दे सकते हो। ठीक है, आप उसको एक टोकन दे सकते हो। मानो वो प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपने 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, लाख रुपए जो भी है, आपने एक 50,000 रुपए का टोकन दे दिया कि हाँ मैंने इस प्रॉपर्टी की बुकिंग कर दी है और इसको आज जो 10 लाख रुपए का प्राइस है, मैं अगले 1, 2 या 3 महीने बाद 10 लाख रुपए पे ही खरीदूंगा। और आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, भले ही उसकी प्राइस तब डीमार्ट बाजू में खुल जाए, उसकी प्राइस 20 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, बट अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं कि मैं और तुम्हारे बीच में मैं इसको 10 लाख रुपए में खरीदने वाला हूं। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं एट द मोमेंट खरीद सकूं, तो मैं तुमको टोकन दे रहा हूं और जब मतलब टाइम होगा तब मैं ये खरीद लूंगा। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेनिफिट समझते हैं। अब मानो आपको जो लग रहा था कि इस शेयर का प्राइस 100 से 200 जाने वाला है, इन केस XYZ चीज होती है, तो आपको लगता था 200 जाने वाला था, तो आपके पास क्या ऑप्शन था कि आज मैं इसको 100 रुपए पे खरीद लूं और कल जब 200 जाएगा तो मैं बेच के 100 रुपए का प्रॉफिट कर लूं, राइट। बट अगर वो अपोजिट चला गया और लॉस हो गया और जो चीज आपको लगी थी वो नहीं हुई, तो फिर इसका क्या हो गया, 20 रुपए का मानो कीमत हो गया या 10 रुपए पे कीमत आ गई। अब 100 रुपए से 10 रुपए पे कीमत आने के बाद आपको 90 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 90 रुपीज का आपने नुकसान झेला। ये हो गया अगर आप वो शेयर खरीद कर रखते हो। उसके बजाय अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर रखते हो, विच इज बेसिकली एक टोकन देकर रखते हो, तो आपने यहाँ पर जो 10 रुपए का टोकन दिया है, इन केस वो शेयर की प्राइस 100 से 10 भी आ जाती है तो आपको वो लेना जरूरी नहीं है। आपने जो 10 रुपए का टोकन या प्रीमियम दिया है उसी का आपको नुकसान बेयर करना है। और अगर अपोजिट सर्कमस्टेंस में अगर आपका जो एनालिसिस था वो सही हो गया कि 100 रुपए से 200 जाने वाला था, 200 चला गया, तो आपने जो 10 रुपए का प्रीमियम दिया था उसके साथ आपको और 100 रुपए देखने पड़ेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं 90 देने पड़ेंगे या 100 देने पड़ेंगे। 10 रुपए के साथ और ऊपर से 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो 110 का खरीदना पड़ेगा आपको। जो 100 रुपए का शेयर है वो 110 का खरीदना पड़ेगा, प्रीमियम प्लस द एक्चुअल प्राइस। तो 110 रुपए देकर आज वो 200 का शेयर आप खरीद सकते हो। भले उसका 200 या 300 भी प्राइस हो जाए या 400 भी हो जाए, तो आपको 110 रुपए पर आज वो शेयर मिलेगा। और अगर उसकी प्राइस 0 हो जाए तो आपका बस 10 रुपए का नुकसान होगा। दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी में आपको 100 रुपए का खरीदना पड़ता था और अगर प्रॉफिट होता था 100 पे तो मानो 200 का हो जाता था, बट लॉस होता था तो 100 से सीधा 0 या 90 या 100 रुपए का नुकसान होता था। बट वहीं पर एक छोटा सा माइनर एक चेंज देखो कि 100 रुपए पे आपको इक्विटी मार्केट में 100 रुपए का मिलता था। 100 रुपए से अगर 200 होता है तो आपको सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पर आपको प्रीमियम प्लस शेयर प्राइस देना पड़ रहा है। 100 प्लस 10 रुपए जो आपने टोकन दिया था, तो 110 देकर आपको आज 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगेन यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी प्राइस 0 भी हो जाए तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 ही रुपए का नुकसान होगा, बट इक्विटी में पूरा 100 रुपए का भी घाटा हो सकता है। So this is what options trading is for beginners. Again, मैंने beginners के लिए एक beginner friendly वीडियो बनाई थी जिसमें beginners को भी समझ आए कि options trading exactly होता क्या है। और futures trading के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि उसमें कंपलसरी होता है आपको खरीदना। ऑप्शंस में कैसा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे खरीद सकते हो, या फिर अगर नुकसान हो रहा है तो मैं 10 ही रुपए का जो प्रीमियम दिया है उतना ही नुकसान बुक करके खत्म कर दूं। बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको वो 100 रुपए देने ही पड़ेंगे और शेयर लेना ही पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस 0 भी हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इज। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के या ऑप्शंस ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंसेस और उनके प्रोज और उनके कॉन्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेनिफिट्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज
ऑप्शंस ट्रेडिंग की कैसी जाती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कौन से शेयर्स या क्या देखना है, क्या इंडेक्सेस देखने हैं, सारी चीजों के बारे में, और ऑप्शंस ट्रेडिंग के एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज जिनसे प्रॉफिट भी बन सकता है, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके कवर करूंगा, धीरे धीरे करके आपको पढ़ाऊंगा. बट दिस इज इट फॉर टुडेज beginner's guide to options trading and futures trading course. Going to be about the options trading course जो कि beginners है, basic से जिनको सीखना है to the most advanced concepts including options Greek, ऑप्शंस चेन, ये सारी चीज़ें जो आपने शायद बहुत बार सुनी है पर कभी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझना और इनके बेसिस पर, इनके कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. मुझे बस आपकी तरफ से एक चीज़ चाहिए, एक सिंगल सब्सक्राइब चाहिए और एक सिंगल लाइक चाहिए. व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग या विथ व्हाट इज ऑप्शंस. सो ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इज अ डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेरिवेटिव इज एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. सो डेरिवेटिव एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव्ड होती है. मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं सिंपल समझाता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम पनीर बेचते हो या घी बेचते हो या बटर बेचते हो, कुछ भी XYZ चीज़ बेचते हो जो दूध से बनती है. सो पनीर, घी, बटर, ये सब चीज़ों की वैल्यू मानो एक फिक्स्ड वैल्यू है. मानो 50 रुपये का बिक रहा है कोई भी एक क्वांटिटी, मानो 500 ग्राम 50 रुपये का बिक रहा है. नाउ दैट इज बिकॉज मिल्क का प्राइस एक सेट नंबर पे हो. तो 40 रुपये का अगर आज 1 लीटर दूध आता है तो उसके हिसाब से 50 रुपये या 60 रुपये का या पनीर बनता है. अब इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क गोज 100 रुपये पर लीटर, मुझे पता 100 रुपये पर लीटर अगर दूध की प्राइस हो जाएगी तो क्या पनीर की प्राइस वहीं पे रहेगी, बटर की प्राइस वहीं पे रहेगी, घी की प्राइस वहीं पे रहेगी? नहीं रहेगी. एग्जैक्टली, क्योंकि मिल्क से ये बनता है, मिल्क से इसकी वैल्यू डिराइव होती है. तो मिल्क महंगा होगा तो ये भी महंगा हो जाएगा. दैट इज व्हाट डेरिवेटिव्स आर. जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव्ड होती है बाय द इंस्ट्रूमेंट या द एसेट. इसका भी सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि मानो आपका निफ्टी पर या फिर बैंक निफ्टी पर एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है. इसका जो एक्चुअल वैल्यू डिराइव होगा वो होगा बैंक निफ्टी के चार्ट से. सिंपल, ठीक है. बैंक निफ्टी के चार्ट से इसका ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव होगी. सिंपल है. सो दैट इज व्हाट अ डेरिवेटिव इज. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शंस ट्रेडिंग. क्या होती है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. तो फॉर एग्जांपल आपको एक बढ़िया से एरिया में एक घर मिल गया जिसकी आज कीमत है 50 लाख रुपए. आपने वो 50 लाख रुपए का घर आपको बहुत पसंद आया, आपने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का जो टोकन या एडवांस पेमेंट दे दिया. तो 1 लाख रुपए तुमने एडवांस दे दिया और फॉर एग्जांपल मानो इस घर की प्राइस कल जाके, क्योंकि घर के बाजू में एक बहुत बढ़िया मॉल बन जाता है, मानो डीमार्ट खुल जाता है, उस घर की प्राइस बढ़ जाती है. आपको पता होगा जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आसपास आती है तो उस घर की प्राइस या उस एरिया की प्राइस बढ़ जाती है. तो वो घर की प्राइस मानो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गई. अब नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने बुकिंग भी दे रखी है, वो जो बिल्डर है वो किसी और को भी नहीं बेच सकता और साथ ही साथ वो उसे 50 लाख रुपए में ही आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब इसका उल्टा अगर होता है, मानो कोई फ्लाईओवर आ जाता है जिससे क्या हो गया, वो मतलब उस फ्लैट की प्राइस गिर गई. अब 50 लाख रुपए की थी, अब उसकी प्राइस गिर गई 20-25 लाख रुपए हो गई अगले ही दिन या 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, कुछ भी दिन बाद. नाउ व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, उसकी 50 लाख की कीमत आज 25 लाख हो गई. अब आपने 1 लाख रुपए बिल्डर को देके रखा है. आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं. एक तो कि आप लेने से मना कर दो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए दिया है, मेरा 1 लाख रुपए का मैं नुकसान बुक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको खरीदूंगा इसे मुझे 50 लाख में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का है और इसकी कीमत अभी 25 लाख है. आपका 25 लाख का घाटा हो जाएगा. उसके बजाय आप क्या बोलोगे कि मैंने 1 लाख रुपए दिया है, वो मैं लॉस मान लेता हूँ और इसी लॉस के साथ मैं इसे खरीदता नहीं. सो एज एन ऑप्शंस बायर, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी एक ऑप्शंस बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी शेयर या जो भी ऑप्शन उसने खरीदा है, अगर उसकी प्राइस उसके हिसाब से नहीं जाती है, अपोजिट जाती है. मानो आपको लगता है XYZ शेयर के ऑप्शन की प्राइस बहुत ऊपर जाएगी या XYZ शेयर की प्राइस मानो 1000 से 2000 जाएगी, उल्टा वो 1000 से 200 चली जाती है, तो आप क्या 800 रुपए का नुकसान बुक करोगे? नहीं करोगे. आप क्या बोलोगे, मैंने 20 रुपए का जो प्रीमियम दिया है, जो आपने 1 लाख रुपए का टोकन दिया या एडवांस दिया ना, उसे हम प्रीमियम बुलाते. तो आप ये 20 रुपए के प्रीमियम के लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे. अब इससे आपको ये चीज समझ आती है कि ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि एक तो वो खरीद भी सकता है या फिर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो उसे कैंसिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का लॉस बुक कर सकता है. बट एज एन ऑप्शन सेलर, अगर बायर खरीदना चाहे, अगर फिर चाहे उसकी कीमत करोड़ रुपए हो जाए, 2 करोड़ रुपए हो जाए, अगर बायर खरीदना चाहे तो सेलर को बेचना पड़ेगा. प्लीज़ आई होप ये समझ आया होगा कि ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो खरीदे ना खरीदे, बट ऑप्शन सेलर को अगर बायर को खरीदना है तो उसे बेचना ही पड़ेगा. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी CE एंड PE. ये क्या होता है, इसके साथ साथ इनका मीनिंग क्या है और क्या आप समझाते हैं, क्या डिपिक्ट करते हैं. देखो सिंपल है, CE को हम कॉल यूरोपियन बुलाते हैं या सिंपल शब्दों में कॉल बुलाते हैं. PE मतलब होता है पुट यूरोपियन, दैट इज PE या फिर पुट जिसे बोलते हैं सिंपल शब्दों में. तो कॉल और पुट आपने कई बार सुना होगा. कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे. कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे. कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल.
यही सिंपल होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की प्राइस ऊपर बढ़ने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, अगर आपको लगता है उसकी प्राइस गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। अब मैं आपको हमारे चैनल की यूएसपी बताता हूँ। यूएसपी ये है भाई कि मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं करके भी बताऊंगा। मैं आपके सामने अपना डीमैट अकाउंट खोलूंगा और आपको एक बार ऑप्शंस दिखा भी दूंगा कि आपको ऑप्शंस दिखते कैसे है, सी क्या होता है, पी क्या होता है। पर अभी भी सी और पी को सिंपल शब्दों में फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं। पुट ऑप्शन आप तब खरीदोगे जब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला, आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, दैट इज व्हेन यू बाय पुट। पुट मतलब नीचे। एंड कॉल आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर की कहानी पूरी अलग रहेगी, पूरी उल्टी रहेगी, वो हम आगे समझेंगे। सो लेट अस सपोज कि एक स्टॉक है, दैट इज लेट्स से टाटा पावर पकड़ते हैं। टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स, कोई भी स्टॉक है जिसकी प्राइस आज चल रही है 620 रुपये या 600 रुपये मानते हैं। 600 रुपये की उसकी आज स्टॉक प्राइस चल रही है। आपको लगता है कि वो 650 के पार जाने वाला है। अब 650 के पार जाने वाला है तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन खरीदोगे। आपको कमेंट में मुझे अभी के अभी बताना है कि आप कॉल ऑप्शन परचेज करोगे या फिर पुट ऑप्शन परचेज करोगे। टेल मी इन द कमेंट्स। 3, 2, 1 कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी, 600 से 650 जाएगी या 650 के ऊपर जाएगी, सो यू विल बाय अ कॉल ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन परचेज करोगे एंड जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। एक एग्जांपल मानते हैं, अगर उसका 600 का स्टॉक प्राइस है तो आपको मानो 50 रुपये का या 30 रुपये का या 50 रुपये का आपको उसका ऑप्शन मिल रहा है। आपने ऑप्शन परचेज किया एंड अगर वो गिरकर 200 भी हो जाता है, 600 से 200 भी हो जाता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम नुकसान। अभी कमेंट करके भी बताओ मैक्सिमम नुकसान कितना होगा। जो आपने 50 रुपये उसका ऑप्शन प्राइस दिया या फिर प्रीमियम दिया, उससे ऊपर आपको नुकसान नहीं हो सकता। 600 से 200 हो जाए, 600 से 0 हो जाए, आपको 600 का नुकसान नहीं होगा, आपका 50 का नुकसान होगा। और इसी की तरह अगर पुट ऑप्शन आप परचेज करते हो तो आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, तो मार्केट अगर नीचे गिरने के बजाय ऊपर चले जाता है तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का नुकसान होगा एज अ ऑप्शन बायर। अब चलो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाते हैं। मैं आपके सामने एक ग्रो एप्लीकेशन खोलूंगा अभी। वैसे आपको कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो, कुछ अच्छे ब्रोकर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो अच्छे प्रीमियम ब्रोकर्स यूज़ करना चाहते हो जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना है विड्रॉल में, डिपॉजिट में या जो भी चीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल फ्री के लिए इतनी एडिटिंग, इतनी मेहनत, इतना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियरी है वो सब समझाएगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको अगली वीडियोस भी देखने। तो अभी मैंने मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं अभी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आया हूँ। आपको कोई भी अगर अच्छे ब्रोकर्स चाहिए जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उनके लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक्स चेकआउट कर लेना। आपको कई सारे अच्छे प्रीमियम ब्रोकर्स जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है मैंने सजेस्ट करके रखे हैं और लिंक्स भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर मैं ग्रो के अंदर आया हूँ और मानो मुझे लगता है कि मुझे टाटा मोटर्स, हमने एग्जांपल टाटा मोटर्स का लिया था तो हम टाटा मोटर्स देखते हैं। सबसे पहले कोई भी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन देखने से पहले आपको उस शेयर की प्राइस देखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने सर्च करके तो रखा ही था, टाटा मोटर्स हमने सर्च किया है। यहाँ पर 1024 रुपीज़ का इसका एट द मोमेंट प्राइस है, ठीक है। 1024 का इसका जब प्राइस है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है। आपको देखना है पहले आप बुलिश हो या बेरिश हो। बुलिश का मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बेरिश है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। आप मानो बुलिश हो, आपको लगता है 1024 की अभी कीमत है, मुझे लगता है 1040 के ऊपर इसकी प्राइस जाएगी। तो आप क्या करोगे, टाटा मोटर्स टाइप करोगे, ठीक है। आपने टाटा मोटर्स टाइप किया और जो प्राइस आपको लगती है वो आपको टाइप करनी है, दैट इज़ 1040। इसके सामने आप देख सकते हो कॉल, पुट, ऑप्शन ये दो चीज़ें लिख के आ रही है। जिस भी सामने कई ब्रोकर्स में OPT लिखा होगा, कई ब्रोकर्स में ऑप्शन लिखा होगा, दिस मीन्स दिस इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और कॉल और पुट तो सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, करेक्ट, तो आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाने वाला है मतलब कॉल बाय करोगे। सही है या नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो कॉल बाय करने के लिए मानो आपको लगता है 1040 रुपीज़ का है, सो ये आपको 11 रुपीज़ में मिल रहा है। जो हम 1 लाख रुपए का टोकन या प्रीमियम देते हैं ना, जैसे हमने 50 लाख के फ्लैट में 1 लाख रुपए का टोकन दिया, वैसे यहाँ पर 11 रुपए का प्रीमियम आएगा। सो नाउ दिस इज कॉल ऑप्शन के लिए, आपको कॉल ऑप्शन के लिए 11 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आपको लगता है 1040 के ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर पुट ऑप्शन देखना है, आपको लगता है मार्केट अगर जाएगा 1024 चल रहा है तो 1010 के नीचे आएगा, आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपने 1010 टाइप किया टाटा मोटर्स के आगे एंड आपके सामने देख सकते हो टाटा मोटर्स 25 जुलाई 1010 पुट का मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है। इसकी भी प्राइस देख लेते हैं, ये आपको मिल रहा है 8.75 रुपीज़ में। अब आपको दो चीज़ें मैं बताना बाकी है, दैट इज़ यहाँ पर 25 जुलाई लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एक्सपायरी डेट। हर एक स्टॉक ऑप्शन की, हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है या एक्सपायरी डे होता है।
अब इसमें इंडियन मार्केट्स में दो तरीके से होते हैं, वन इज़ अ वीकली एक्सपायरी एंड वन इज़ अ मंथली एक्सपायरी। जितने भी स्टॉक्स हैं, टाटा, रिलायंस, बजाज, जितने भी स्टॉक्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में मिलेंगे। और जितने भी हमारे पास इंडाइसेस है, इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनमें आपको वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपल शब्दों में बताएं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आप वीक में भी ट्रेड कर सकते हो, वीकली आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, एंड स्टॉक ऑप्शंस अगर आप करते हो तो आपको मंथली ट्रेड करना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स या 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स वीकली, और वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों में ही ट्रेड करते हैं, जो कि हमारे इंडाइसेस हो गए। अब यहाँ पर 25 जुलाई जो होता है, दिस इज़ दी एक्सपायरी डे या एक्सपायरी डेट। अब हर एक मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है, आज है 18 जुलाई, लास्ट थर्सडे जो रहेगा दैट विल बी दी एक्सपायरी ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन। एंड वैसे ही अगर हम बात करें जो हमारे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडाइसेस है, इनके भी अलग अलग वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें वो थर्सडे को एक्सपायर होता है, फिन निफ्टी की बात करें तो ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, बैंक निफ्टी की बात करें तो वेंसडे को एक्सपायर होता है। इनके बारे में डिटेल में कैसे ट्रेड करना है वो सब आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक्सपायरी बता दिया, कॉल और पुट बता दिया। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 1040 जाएगा अगर, तो आप 1040 टाइप करके आप 25 जुलाई जो भी एक डेट है, इसके बाद आपको अगले मंथ का भी मिलेगा, जैसे 29 अगस्त दिख रहा है, वैसे ही आपने 25 जुलाई सेलेक्ट करके आप यहाँ से बाय कर सकते हो डायरेक्टली। वैसे ही अब दूसरी एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, जितना आप इससे दूर दूर जाओगे, जैसे अभी 1024 की प्राइस चल रही है, अगर आपको लगता है 1050 या 1060, जितना आप दूर जाओगे, जितना वो मुश्किल है मार्केट को उतना ट्रैवल करना, उतना ही प्रीमियम सस्ता होते जाएगा। जैसे 1040 था, हम 1060 करते हैं, मानो 11 रुपीज़ का वो पड़ रहा था, 11.65 समथिंग। अब यहाँ पर कॉल ऑप्शन देखते हैं हम 25 जुलाई का, ये पड़ रहा है 6.40। अब ये प्रीमियम क्यों सस्ता हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज ये होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। भले अमाउंट कम है बट आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि 1040 इज़ अ पॉसिबल नंबर, जो कि अगले हफ्ते तक 15-20 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें 1060, तो ये सीधा हो गया 35 रुपीज़ का मूवमेंट एक हफ्ते के अंदर आना। वैसे ही अगर हम पुट में भी ज़्यादा नीचे जाएंगे, मानो 990 रुपीज़ जाते हैं, तो वो भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट कीजिएगा। ठीक है, ये लोड तो नहीं हो रहा है अभी क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट एरर है, बट आपको समझ आ गया। जितना हम ज़्यादा दूर जाएंगे, जैसे कि आप 990 पुट देख सकते हो, 990 पुट और भी ज़्यादा सस्ता हो गया। सो दिस brings us to the concept of ATM, OTM या ITM। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और इसके लिए पूरी डेडिकेटेड 20-30 मिनट की वीडियो होती है, जो कि 2 मिनट का काम है समझाना। अभी इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1025। एक दूसरा एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। मानो निफ्टी है जो 44,000 रुपीज़ पर अभी चल रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो भी अभी प्राइस चल रहा होगा, 44,000 से सबसे पास वाली जो रेंज होगी, या फिर उसकी जो अभी करंट प्राइस है, उसे हम एट द मनी कहते हैं। मतलब अगर आप कॉल या पुट 44,000, जो कि उसकी नियरेस्ट अमाउंट है या जो उसकी करंट प्राइस है, उस पर परचेज करते हो, तो उसे एट द मनी कहते हैं। आईटीएम की अगर बात करें तो आईटीएम मतलब वो नंबर होता है जो ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। जैसे अगर आपको बाय ऑप्शन परचेज करना है या कॉल ऑप्शन परचेज करना है, तो 44,000 का आईटीएम क्या होगा? 43,900, 43,800। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 44,000 है, 44,000 जो अभी हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन में क्या अचीव नहीं किया है? 44,100, 44,200, 44,300, 44,400, ये उसने अभी अचीव नहीं किया है। तो जो अचीव नहीं किया है दैट इज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब अचीव नहीं किया है। और जो ऑलरेडी अचीव्ड है, 44,000 के नीचे वाले सारे वैल्यूज जो रहेंगे दैट विल बी इन द मनी, और 44,000 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी एट द मनी। अब इसको इनवर्स पकड़ते हैं। अगर हम बात करें पुट ऑप्शन की, पुट ऑप्शन जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको अब ये समझना जरूरी है। मुझे बताओ 44,000 का अगर इसका करंट वैल्यू है तो इसका इन द मनी क्या होगा? इन द मनी 44,100 होगा या 43,900 होगा, ये आपको बताना है कमेंट्स में अभी के अभी। सब लोग 1 मिनट का टाइम लो। 44,000 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, 44,100 और 43,900, इनमें से आईटीएम कौन सा होगा? अगर आपने 44,100 बोला है तो आप सही हो, अगर आपने 43,900 बोला है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि 44,100 के नीचे रहेगा। आपने पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? 44,100 के नीचे रहेगा, ये आपका प्रेडिक्शन है, जो कि ऑलरेडी हो गया है। जो ऑलरेडी हो गया है, जो ऑलरेडी हो रहा है, दैट इज इन द मनी। अगर इसका 44,000 प्राइस है और 45,000, एक एग्जांपल सिंपल करते हैं, 44,000 और 45,000, 45,000 के ऑलरेडी नीचे है 44,000 का करंट प्राइस, तो इसका मतलब होता है आईटीएम। जितना भी वैल्यूज 44,000 के ऊपर रहेंगे, 44,100, 44,200, 44,300, ये सारे रहेंगे आईटीएम। और जितने भी उसके नीचे रहेंगे, जो अभी उसने अचीव नहीं किया, क्योंकि आप पुट साइड देख रहे हो तो आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए,
बट मार्केट इसके ऑलरेडी ऊपर है, 43,000 के ऊपर है, सो दैट इज 44,000 आपका एट द मनी हो गया, और जितना भी नीचे नीचे जाओगे दैट इज OTM, दैट इज आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और यहाँ पर लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हो, प्रॉफिट्स भले ही ज़्यादा हो गए बट लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप डिसाइड करते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो, दैट इज़ योर ओन डिसीजन। मैं आपको बस एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ। तो एक सवाल आएगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्रीमियम देना है जिससे आप एक शेयर को खरीद सकते हो, तो सब लोग ये क्यों नहीं करते? तो देर इज़ वन थिंग दैट इज़, इसमें आप एक नहीं परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आपको मानो निफ्टी परचेज करना है, आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन परचेज करना है, तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन अगर अभी 50 रुपये में अवेलेबल है तो आप 50 रुपये देकर वो नहीं खरीद सकते। आपको एक मिनिमम नंबर परचेज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं लॉट। एक लॉट साइज होती है, अलग अलग इंडेक्स की अलग होती है, अलग अलग स्टॉक ऑप्शंस की अलग होती है, अलग अलग स्टॉक्स की अलग होती है। जैसे कि अगर निफ्टी की बात करें तो उसका 50 का लॉट साइज होता है यूजुअली। तो आप अगर एक ऑप्शन खरीदना चाहो तो एक नहीं खरीद सकते हो, आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहो तो लॉट के मल्टीपल्स में परचेज करना पड़ता है। मतलब आप एक तो 50 खरीद सकते हो, या तो 100 खरीद सकते हो, या 150 खरीद सकते हो, क्योंकि लॉट साइज जो है वो है 50 क्वांटिटी का। सो दैट इज वन। तो अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हर कोई क्यों नहीं करता, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान क्या है। तो मानो आप एक ऑप्शन बायर हो और आपको एक शेयर लगता है जो कि 100 से 200 रुपये जाने वाला है। 100 रुपये का उसका करंट प्राइस है, आपको लगता है एक हफ्ते बाद इसकी प्राइस होने वाली है 200 रुपये, जिसके लिए आप आज प्रीमियम देते हो मानो 15 रुपये या 20 रुपये। 20 रुपये का एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। तो आपने आज 20 रुपये दिए और उसके बाद अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, ठीक है, आपका अगर एनालिसिस सही हुआ, इसका मतलब मार्केट 200 तक चला गया, तो आपको क्या करना होगा? आपको और 100 रुपये देने होंगे। तो आपने पहले 20 दिए हैं और 100 रुपये दिए हैं, तो 120 रुपये आपको देना पड़ा, और फिर आपने 200 रुपये का प्रॉफिट किया। सो 200 माइनस 120 दैट इज 80 रुपीज़। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपको पहले से ही पता था कि ये 100 का 200 होने वाला है, तो आप 100 में ही खरीद सकते थे। रादर देन बाइंग द ऑप्शन, आप डायरेक्टली 100 में खरीद सकते थे और 200 का होगा तो बेच सकते थे। करेक्ट, आपका वहाँ पर प्रॉफिट होता था 100 रुपये, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज़। तो स्टॉक ऑप्शन का या फिर ऑप्शंस का ये एक नुकसान होता है, बट इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर वो आपके अगेंस्ट चला जाता, तो आपने 100 रुपये में अगर तब खरीदा होता और वो 10 रुपये पे आ जाता, 5 रुपये पे आ जाता, 0 पे आ जाता, चलो 10 रुपये के एग्जाम्पल चलते हैं, तो यहाँ पर आपका 90 रुपीज़ का लॉस होता। 90 रुपीज़, जितने भी आपने स्टॉक्स खरीदे होंगे, हर एक शेयर पे, हर एक स्टॉक पे, हर एक ऑप्शन पे आपका 90 रुपीज़ का नुकसान होता। बट वहीं पर जब आपने 20 रुपये का प्रीमियम दिया है, तो जब आपका लॉस होता तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का लॉस होता। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट होने वाला है तो थोड़ा सा कट शॉर्ट होता है, बट आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब लॉसेस होंगे, अगर आपका प्रेडिक्शन या एनालिसिस गलत हो जाता है, तो वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस या फिर प्रीमियम का नुकसान होगा। जो 20 रुपये आपने दिया उसका नुकसान होगा आपको, क्योंकि वो शेयर खरीदना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो 20 रुपये में उसने जो दिए है उसके साथ लॉस बुक करके एग्जिट कर ले, उसे वो शेयर खरीदने की या स्टॉक या ऑप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेनिफिट। बट इसके साथ साथ आप ये सोचोगे कि अगर मेरा सिर्फ 20 रुपये का नुकसान होगा और प्रॉफिट होना है तो 80 रुपये होता है, तो हर कोई क्यों नहीं करता है? देयर आर अ सेट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि धीरे धीरे हम आप आगे समझते रहेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट एज ईजी एज इक्विटी ट्रेडिंग, जहाँ पर ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, प्रॉफिटेबल परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल इतना प्रमोट इसलिए ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्सेज, ऑप्शन ट्रेडिंग ये वो फलाना ढिमकाना, ये इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं इनका मैक्सिमम 80 to 90% जो ब्रोकरेज आता है दैट कम्स फ्रॉम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इनका मैक्सिमम ब्रोकरेज इक्विटी ट्रेडिंग से नहीं आता। इस वजह से वो भी चाहते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ताकि उनको ब्रोकरेज ज़्यादा मिले, उनकी इनकम ज़्यादा हो, एंड इसी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, एवरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग हैज़ इज प्रोज एंड कॉन। उसके कुछ प्रोज रहेंगे, उसके कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, उसके कुछ कॉन्स रहेंगे, उसके कुछ नेगेटिव्स रहेंगे। आपको आपके हिसाब से देखना होगा कि कौन से नेगेटिव्स है, कौन से पॉजिटिव्स है। इसके बाद हम आगे के वीडियोस में बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए हम ज़्यादा अगर खींच लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स, जिसमें हम ऑप्शंस क्रीक, ऑप्शंस चेन, ये सारी चीज़ें भी सीखने वाले हैं, जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग सुनकर ही एग्जिट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कितने ही ट्रेडर्स देखे हैं। मैं जानता हूँ अगर आप में से भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, अगर 90% लोग इसे देख रहे हैं और उसमें से 50% लोगों को आज भी ऑप्शन
ऑप्शंस ग्रीक नहीं आता है, आज भी उनको ऑप्शंस चेन पढ़ना नहीं आता है, ऑप्शंस चेन के बेसिस पर कैसे ट्रेड लेते हैं ये सब नहीं आता है, और उसके बावजूद लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में करते हैं जबकि उनको पूरा नॉलेज भी नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में, सिंपल भाषा में आपको आई विल मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ समझ कर जाओ। प्रॉफिटेबल हो नहीं हो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी यहाँ से सीखते हो वो कितना इंप्लीमेंट करते हो, बट मैं हर एक चीज़, ऑप्शंस ग्रीक हो, ऑप्शंस चेन हो, ऑप्शंस के जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, ऑप्शंस के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स बाय ट्रेडिंग विद पूरब। कॉन्सेप्ट्स हमने बात किया, ऑप्शंस क्या होता है, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में। देखो मुझे पता है नाम से तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया और बहुत से लोग ना नाम सुनकर ही एग्जिट कर लेते हैं, पर तुम्हारे लिए, तुम सब भाइयों के लिए मैं क्या करूँगा, इसे कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल शब्दों में हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले होते हो। ऐसा समझो कि आपको कहीं पर नौकरी लग गई है एज अ शेफ, पर आपको दाल चावल ही बनाना नहीं आता है, आपको रोटी बनानी नहीं आती है। दैट इज़ वॉट ऑप्शन ग्रीक्स आर। अब ऑप्शंस ग्रीक्स समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस ग्रीक्स पर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो बैंक निफ्टी है 50,000 रुपीज़ का, उसका करंट प्राइस है। आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया एट करंट प्राइस, जो कि 100 रुपये का आपको कॉल ऑप्शन मिल रहा है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, करंट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एटीएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख लो। 50,000 का इसका करंट प्राइस है। अगर आपने कॉल ऑप्शन 50,000 रुपीज़ पर ही परचेज किया है, जिसका प्रीमियम आपने 100 रुपीज़ दिया है, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये एटीएम हुआ, आईटीएम हुआ या ओटीएम हुआ। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। करेक्ट, ये एटीएम होता है क्योंकि 50,000 इसका करंट प्राइस है और एटीएम वही होता है। चलो अब सीधा आगे बढ़ते हैं। आपने 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन पे किया है, मतलब आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। चलो मानते हैं आपका एनालिसिस सही हो गया, 50,000 रुपीज़ से उसका प्राइस हो गया 50,100, राइट। 50,100 उसका प्राइस हो गया, तो अब आपका प्रीमियम प्राइस जो है, जो आपने 100 रुपये दिया, इसका भी प्राइस बढ़ेगा। अब जब यहाँ पर 50,000 से 50,100 हुआ है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी 100 से 200 जाना चाहिए था। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 50,000 से 50,100 का ग्रोथ तो आया है, बट प्रीमियम देखोगे आप 100 से 150 जाएगा, मतलब सिर्फ 50 का ग्रोथ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो 50,000 रुपीज़ का आपने फिर से बैंक निफ्टी है, आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया 100 रुपये का। इस बार क्या हुआ, आपका जो एनालिसिस था वो कुछ देर के लिए सही हुआ, 50,000 से 50,100 गया, फिर उसके बाद अगले दिन वो वापस 50,000 पे आ गया। आपने एट द मनी 50,000 रुपीज़ पे परचेज किया था, तो आपने प्रीमियम दिया है 100 रुपीज़ का, वो 100 रुपीज़ ही रहना चाहिए था, करेक्ट, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 100 की जगह गिरकर 80 या 75 आ जाता है। ये सारे चेंजेस आते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स की वजह से। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सारे ऑप्शंस ग्रीक्स समझाता हूँ एंड ऑप्शंस ग्रीक्स होते क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो ऑप्शन ग्रीक्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 तरीके के हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये पांचों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे और डेल्टा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 आपको तो साइड में रख देना है। गामा और रो जो है आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ करने पड़ता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो रहेंगे डेल्टा, थीटा और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वेगा। हम चालू करेंगे डेल्टा क्या होता है ये सीखने से। तो जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने लेक्चर चालू करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया, 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी है, 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया और कॉल ऑप्शन परचेज किया। अब यहाँ पर 50,000 से 50,100 गया, बट आपका जो प्रीमियम है वो 100 से 200 जाने के बजाय 100 से 150 गया। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डेल्टा। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। 50,000 रुपीज़ का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी है, उसके आगे 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया है और आपने कॉल ऑप्शन बाय किया। अब यहाँ से डेल्टा है दैट इज़ 0.5। 0.5 का डेल्टा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगा तो 100 इंटू 0.5 आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट से मूव करेगा 0.5 इंटू 200 मतलब आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है डेल्टा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0.5 का डेल्टा मानकर चलते हैं हम लोग। अभी 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है, 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया। मानो 100 रुपये का मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी में, मतलब 50,000 का, इस बार 50,100 हो गया। अब 0.5 का डेल्टा है तो आपको प्रॉफिट आएगा 50 रुपये का। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जिनके कमेंट्स में आंसर देना है। अब मानो यहाँ पर डेल्टा सेम सिचुएशन में 0.4 का होता था। अगर 100 रुपये का
यहाँ पर मूवमेंट आया 50,000 से 50,000 100 रुपये हुआ, 0.4 का डेल्टा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सेम चीज़ अगर मानते हैं डेल्टा 0.6 का होगा तो कितना आएगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और अब मैं 0.7 का बता देता हूँ, अगर 100 रुपये का मूवमेंट आया और 0.7 का डेल्टा है तो आपको 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डेल्टा जो है वो आपको बताता है कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है तो कितना प्रॉफिट या नुकसान होगा। ये हो गया डेल्टा। अब हम नेक्स्ट के बारे में जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी थीटा। थीटा इक्वल्स टाइम इक्वल्स टी। आपको थीटा टाइम टी इससे याद रख सकते हो आप। थीटा मतलब होता है, देखो सबसे पहले थीटा समझाने से लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम सभी लोग जानते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही वक्त की भी एक कीमत देनी होती है, तो वक्त के लिए जो हम कीमत देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज थीटा। मतलब डेली हर एक दिन जो बीतते जाता है उसके लिए भी आपको एक पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का यहाँ पर सेम एग्जाम्पल बैंक निफ्टी है, इसके बाद 100 रुपये का आपने कॉल के लिए प्रीमियम दिया है। अब मानते हैं अगले दिन इसका कोई प्राइस में चेंज नहीं आता है, बैंक निफ्टी 50,000 है, 50,000 ही रहा, उसके बाद जो प्रीमियम है वो 100 रुपये का था। अब यहाँ पर मानते हैं थीटा था 20, तो थीटा अगर 20 रहता है इसका मतलब अगले दिन अगर 50,000 का 50,000 ही होता है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है तो आपका 100 रुपये का जो प्रीमियम है उस पर आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये टाइम के लिए आपको एक पैसा देना पड़ता है, तो टाइम के लिए 100 रुपये में से 20 रुपये का आपका नुकसान हो गया, मतलब 80 रुपीज़। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर थीटा यहाँ पर 20 की जगह 30 होता तो आपको बताना है क्या आंसर रहेगा उसका। और वहीं पर अगर थीटा 20 की जगह 40 रुपीज़ होता तो इन दोनों के कमेंट्स मुझे आपको आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पूछते जाता हूँ उतने सारे आंसर्स देने हैं, और एक आंसर मैं फिर से आपको दोहराऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 50,000 का हमने बैंक निफ्टी तो पकड़ लिया, अब निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। 20,000 का निफ्टी है, उसके साथ थीटा जो है वो 20 रुपीज़ का है, प्रीमियम आपने 100 रुपये दिया एंड अगेन आपने कॉल ऑप्शन लिया। अब मानो अगले दिन कुछ भी चेंज नहीं आया प्राइस में, 20,000 था, अगले दिन भी 20,000 रहा, तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम दिया है इस पर हमने थीटा बात किया 20, तो 20 रुपीज़ का नुकसान होगा, 100 रुपये का आपका प्रीमियम घट के 80 रुपये हो जाएगा। अब थीटा के बारे में 2 चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इतना सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, हमेशा इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थीटा नहीं है, बाकी जो मैंने ऑप्शंस ग्रीक्स है ये भी थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे जो उसका प्रीमियम प्राइस है उसमें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेली बेसिस पर नहीं वर्क करता है। ऐसा मानो कि अगर आपने सुबह खरीदा, जैसे ही आपने खरीदा उसके बाद थीटा काम करना तुरंत चालू कर देता है। 20 रुपये ऐसा नहीं होगा सिर्फ अगले दिन कटेगा, आज से ही उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कटना चालू हो जाएगा। मानो 1 रुपये कटे, 2 रुपये कटे, 20 रुपये है तो पूरे दिन भर में वो 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होकर कटेगा। आई होप समझ आएगा, सिंपल टॉपिक है। थीटा के बारे में एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि थीटा धीरे धीरे एक्सपायरी डे के जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाता है। मतलब अगर आज एक्सपायरी को 5 दिन बचे हैं तो थीटा कम रहेगा, फिर 4 दिन बचे तो थीटा बढ़ जाएगा, फिर और 3 दिन बचे तो थीटा बढ़ जाएगा। ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि थीटा आखिरी दिन तक जो प्रीमियम की प्राइस है वो 0 तक लेकर आ जाता है। तो आज जो 100 रुपये का प्रीमियम है, कल मानो थीटा 10 से गिरता है 90, फिर उसके बाद 20 से 70, फिर 30 गिरा मानो 40, ऐसे करके वो आखिरी दिन तक 0 तक प्रीमियम प्राइस लेकर आ जाता है। तो थीटा जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है जैसे जैसे एक्सपायरी डे पास आती है। आई होप समझ आएगा। डेल्टा मैंने समझा दिया, डेल्टा आपको हो गया। अभी थीटा हमने समझ लिया, थीटा इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन दिए सारे मुझे आंसर करके आपको बताने। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, गामा को अभी स्किप करेंगे, हम पहले वेगा पढ़ेंगे। वेगा जो होता है ये आपको बेसिकली बताता है कि मार्केट की इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के साथ प्राइस में या प्रीमियम में कितना चेंज आता है। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है, पहले हम समझते हैं इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होता है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो होता है दैट इज बेसिकली वॉलिटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ये भी नहीं समझा होगा, फिर से समझाता हूँ। वॉलिटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट कितने तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकता है, सिंपल। वॉलिटिलिटी का मतलब है मार्केट कितना तेज़ी से मूव करेगा। अब इम्प्लाइड वॉलिटी यहाँ पे जो रहेगा, वॉलिटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, समझाया था। जैसे कि अगर दूध और पनीर है तो ठीक है, पनीर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? दूध पे डिपेंड करता है। अगर दूध बहुत महंगा हो जाता है तो ऑब्वियसली पनीर की भी प्राइस बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी के हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या प्रीमियम की बात करें, जो 100 रुपये का प्रीमियम है इसकी प्राइस कब बढ़ेगी? जब बैंक निफ्टी की प्राइस बढ़ेगी। जब बैंक निफ्टी की प्राइस गिरेगी तो प्रीमियम की भी प्राइस गिरेगी। वैसे ही अंडरलाइंग एसेट कौन सा हुआ यहाँ पर? बैंक निफ्टी, क्योंकि ये प्रीमियम की प्राइस जो है पूरा डिपेंड कर रही है ना बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी कितने तेज़ी से ऊपर या नीचे जाएगा इसे हम इम्प्लाइड
वॉलिटिलिटी बोलेंगे जो उसमें दिया होता है, हर जगह मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी ट्रेड करने से पहले वेगा और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी चेक करना होता है और उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं जो अभी मैं बता दूंगा डायरेक्टली। आई होप समझ आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट जा रहा है बट अभी एग्जाम्पल के साथ आसानी से समझ आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। बैंक निफ्टी 50,000 रुपीज़, 100 रुपये का प्रीमियम कॉल ऑप्शन बाय किया आपने। इसके साथ आपको दो चीज़ें और दे रखी है। इस बार जो दो चीज़ें आपको दे रखी है दैट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 20 दे रखी है और वेगा जो है आपको 10 देकर रखा है। अब मानो इस एसेट में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 20 की जगह 22 रुपये हो जाती है, मतलब 2 रुपये से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 2 रुपये जो बढ़ा है 2 इंटू वेगा दैट इज 10, मतलब 2 इंटू 10 आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने मिलेगा। अब जितना भी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में चेंज आएगा उसके हिसाब से प्रीमियम की भी प्राइस बढ़ती या घटती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो। इस बार मानते हैं 20 रुपये की जगह उसमें 4 रुपये का नुकसान आ गया और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 4 रुपये से गिर गई 16 रुपये हो गई। अब यहाँ पर 10 रुपये का वेगा था तो 10 इंटू 4, इस बार -4 रहेगा, ठीक है, 4 नहीं -4, तो 10 इंटू -4 मतलब आपको अभी 40 रुपये का घाटा होगा। जो आपका प्रीमियम 100 रुपये का था ना, उसमें 40 रुपये का घाटा होगा और आपके प्रीमियम की प्राइस 60 रुपये हो जाएगी। समझा या नहीं समझा मुझे कमेंट्स में सब लोग बता देना। दैट इज़ वेगा। अब दो कॉन्सेप्ट्स बचते हैं, दैट इज़ गामा और रो। ये दोनों ही मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये मार्केट में आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आपको हर एक चीज़ पता हो। देखो यार, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ट्रेड करने वाला आपके लिए इतनी मेहनत करेगा कि मेरे सारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए इतनी मेहनत करके फ्री में ऐसा कोई कोर्स बनाए। मैं कर रहा हूँ, बस मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ ही साथ लाइक बटन दबा देना, और जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनके मुझे सबके आंसर्स लगेंगे, ये चीज़ कंपलसरी है। तो हमने अभी कवर कर लिया डेल्टा, थीटा, वेगा। अब हम समझते हैं गामा। गामा अगेन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब गामा जो है ये सिंपली आपको बताता है कि डेल्टा कितना बदलते जाएगा। डेल्टा जो है एक डायनामिक ग्रीक है। डायनामिक ग्रीक का मतलब है डेल्टा फिक्स नहीं होता, डेल्टा बदलते रहता है। जैसे जैसे कोई भी एसेट की या कोई भी मानो बैंक निफ्टी की जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी या घटेगी उसके साथ डेल्टा भी चेंज होते रहेगा। इट इज़ वाई उसे डायनामिक ग्रीक बुलाया जाता है। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाली चीज़, ठीक है। तो डेल्टा कैसे चेंज होगा ये आपको गामा बताता है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 50,000 रुपये फिर से बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन आपने खरीदा, प्रीमियम 100 रुपये दिया, डेल्टा है 0.5। अब इसके बाद डेल्टा 0.5 है और इसके साथ नीचे एक और दिया रहेगा दैट विल बी गामा, मानते हैं 0.1 है, ठीक है। डेल्टा 0.5, गामा 0.1। अब यहाँ पे आपका जो एनालिसिस था 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया, 50,000 रुपये बैंक निफ्टी का प्राइस था, अब वो एग्जैक्ट करेक्ट हो गया, 50,000 से 50,100 हो गया। अब जो आपका डेल्टा है वो कितना चेंज होगा ये आपको गामा बताता है। तो 0.1 दिया है ना, इसका मतलब डेल्टा जो है अभी 0.5 था, अभी 0.6 हो जाएगा। 100 रुपये से यहाँ पे बढ़ा ना तो 0.1 का एडिशन हो जाएगा। सिंपल है, न्यू डेल्टा इक्वल्स टू ओल्ड डेल्टा प्लस ओल्ड गामा, मतलब 0.5 प्लस 0.1 ये आपका न्यू डेल्टा होगा। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होते जाएगी वैसे वैसे गामा के साथ आपका डेल्टा बदलते जाएगा। सिंपल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि आपको हर बार डेल्टा जो होता है जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट होते जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझाना मेरा काम है। अब रो जो है, रो इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत रेयरली आपको देखने मिलता है, बट फिर भी समझा रहा हूँ मैं। रो इज़ बेसिकली इट टेल्स यू द रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करती है ना, उसके साथ आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का ये रिलेशन बताते हैं। सिंपल समझते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कॉल ऑप्शन में भी नुकसान होगा। वैसे ही पुट के साथ रिलेशन है वो कंप्लीटली इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुट ऑप्शन नीचे गिरेगा, और वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इसके साथ पुट ऑप्शन वालों को प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कॉल ऑप्शन होल्डर्स जो होते हैं, जिन्होंने भी कॉल बाय किया है, उनके लिए भी प्राइस में इंक्रीज आता है। मतलब कॉल ऑप्शन वालों के लिए अच्छा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुट ऑप्शन वालों के लिए खराब है। सिंपल, दैट इज ऑल अबाउट रो। आई होप सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैं फिर से एक बार छोटे से रिवाइज करता हूँ। डेल्टा जो होता है वो आपको बताता है कि आपको प्रॉफिट या नुकसान किस नंबर से होगा। अगर डेल्टा जो होता है यूजुअली 0 to 1 के बीच में या 0 to -1 के बीच में ही होगा, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0.5 है, हमने बात किया 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 0.5 रहा तो आपको 50 होगा। अगर डेल्टा वहीं पर 1 रहा तो आपको 100 रुपये का अगर प्रॉफिट
प्रॉफिट होगा तो प्रीमियम में भी 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल, डेल्टा खत्म। थीटा जो है आपको हर एक दिन के लिए कितना कीमत देना है एक ऑप्शन को होल्ड करने के लिए, ये बताता है। फिर उसके बाद हमने बात किया वेगा। वेगा इज सिंपल, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जो भी चेंज आएगा, मतलब कितनी तेजी से ऊपर नीचे जाने वाला है, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो उसे वेगा से मल्टीप्लाई करो। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 2 से बढ़ती है, IV 2 से बढ़ता है, उसको वेगा से मल्टीप्लाई करो, वो आपका प्रॉफिट। अगर वो माइनस में जाता है उतना आपका नुकसान होगा। ये हो गया वेगा। इसके बाद गामा की बात करें, गामा आपको सिंपली बताता है डेल्टा कितने से चेंज होने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रो भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट और कॉल और पुट ऑप्शन का रिलेशन आपको रो बताता है। आई होप आपको ये समझ आएगा सारी चीज़ें। मैंने नोट्स को वैसे बनाया तो था पर यूज़ बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने सारा एग्जाम्पल्स खुद के मन से बता दिए और सारी चीज़ें अपने आप ही वीडियो के हिसाब से एग्जीक्यूट की। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, मेरे चैनल का एक USP है कि मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, आपको करके भी दिखाता हूँ। सिंपली कुछ ही देर के अंदर मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा कि कैसे आप सारे ऑप्शंस ग्रीक देख सकते हो और कैसे उन्हें इम्प्लाई करके यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग तो अभी नहीं करनी है, जब तक ये पूरे लेक्चर्स और पूरे आपकी स्टडी ये कोर्स की कंप्लीट नहीं हो जाए, ट्रेडिंग तो चालू नहीं करनी है। बट दिखता क्या है, ये सब होता क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने कुछ ही देर में अभी आ जाएगी। सो गेट रेडी, 3, 2, 1 go। पहले तुमको अगर ऑप्शंस ग्रीक्स या चेन ग्रीक सर्च करना है या देखना है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है पेड ऑप्शन, एक है फ्री ऑप्शन। मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा, मैं बस पेड ऑप्शन कौन सा है बता दूंगा। तुम्हें यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला और सबसे सिंपल ऑप्शन जो है वो है NSE इंडिया वाला। NSE इंडिया का जब ऑप्शन ओपन करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाओगे, ऐसा कुछ पेज रहेगा। इस पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ऑप्शंस चेन आपको दिख रहा है, इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, जैसे कि IV दिख रहा है, दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। फिर इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये OI क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे जैसे हम ऑप्शंस चेन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके बजाय जो बेटर फ्री ऑप्शन है वो है ये निफ्टी ट्रेडर। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर भी एक नए ऐप में, नए टैब में मैं ओपन करो। इसमें आपको सिंपली दिख रहा होगा, IV दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, फिर इसके बाद डेल्टा दिख रहा है। डेल्टा अभी डैश दे रखा है, यहाँ पे ऑन नहीं है अभी तो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर बाकी सब भी देखना है, जैसे थीटा देखना है, गामा देखना है, सेटिंग्स पर क्लिक किया। इसके बाद आपको थीटा, गामा, रो वगैरह सब आप ऑन कर सकते हो। वंस यू ओपन और लॉग इन टू योर अकाउंट, सेटिंग्स में जाना है, ये बस ऑन ऑफ की बटन है। थीटा ऑन कर सकते हो, वेगा ऑन कर सकते हो, गामा ऑन कर सकते हो, रो ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करना है और अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। और तीसरा एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज सेंसिबल। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बट दिस इज़ नॉट अ फ्री वन। ये आपको ट्रायल देगा, ठीक है, कुछ टाइम का ट्रायल देगा, बट उसके बाद में नहीं देगा। यहाँ पर आपको नीचे ग्रीक्स व्यू बटन दिख रही है ना, वंस यू क्लिक ऑन ग्रीक्स व्यू, इसके बाद सारे ग्रीक्स के ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। सारी चीज़ें आपको बताएगा, डेल्टा बताएगा, थीटा बताएगा, ये आप देख सकते हो। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, सारी चीज़ें आपको बताएगा। वंस यू क्लिक ऑन ऑप्शंस ग्रीक एंड वंस यू टर्न इट ऑफ, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको क्या क्या ऑन रखना है, क्या ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। ये कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है, आई गेस। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि पेड वर्जन आता है। बट एक बेहतरीन चीज़ बता दें तो क्या करना है, आपको लॉगिन नहीं करना है। जब लगता है तब सर्च करना, थोड़ी देर के लिए फ्री रहता ही है। जब तक कि आप लॉगिन नहीं करते हो तब तक कि ऐसे देख ही सकते हो। ठीक है, सिंपल है। ग्रीक्स व्यू पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद कस्टमाइज पे करना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज आपको सामने जैसे ही ग्रीक्स व्यू पर क्लिक करोगे सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इसके बारे में। और ये जो ऑप्शंस चेन है, ये OI क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी रखी है, LTP, स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मैं समझाते जाऊँगा। आपने अभी ग्रीक्स व्यू समझ लिया, हम आगे हर एक चीज़ समझेंगे। इसे ऑप्शंस चेन कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसे ऑप्शंस चेन कहते हैं, निफ्टी ऑप्शंस चेन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बिड आस्क क्या होता है, बिड आस्क रेशियो क्या होता है, PCR रेशियो क्या होता है, फिर चेंज इन OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा भाई हर एक चीज़ सिखाएगा तुमको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम इस कोर्स के एंड के बाद तुम्हें कभी कोई कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज़ कि ये सारे एग्जांपल्स जो है करंटली मैंने कॉल ऑप्शंस के साथ समझाया है, क्योंकि कॉल ऑप्शन के साथ समझाना बहुत इजी होता है। बट सेम तरीके से पुट ऑप्शन के साथ भी वर्क करेंगे। कॉल ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। पुट ऑप्शन में जब मार्केट नीचे जाएगा, जो भी आपने एसेट सेलेक्ट किया है उसकी जब प्राइस गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब सारे सिनेरियो सेम रहेंगे, बस आपको जब मार्केट गिरेगा तब प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट पुट ऑप्शन। हाय एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो और आज हम ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे।
पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पहले ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम हमारे फर्स्ट वीडियो के एग्जांपल की तरह इसमें भी हम एक फ्लैट के एग्जांपल से जाएंगे। मानो आप एक पर्सन हो जिसको एक फ्लैट पसंद आया, एक फ्लैट है, कोई घर है, कुछ भी है, जिसकी आज कीमत 10 लाख रुपए, और एक सेलर है। ऑब्वियसली आप अगर खरीदने वाले हो तो कोई ना कोई बेचने वाला भी रहेगा। अब इस केस में हम इसे अभी के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस विल कॉल इट ऑप्शंस बायर एंड ऑप्शन सेलर। जो हम फ्लैट खरीदने वाले हैं हम अपने आप को बायर बुलाएंगे और जो बेचने वाला है उसे सेलर बुलाएंगे। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब मानते हैं फ्लैट की कीमत आज है 10 लाख रुपए और आपको लगता है कि इस फ्लैट की कीमत किसी रीजन की वजह से, मानो आपके पास कोई अफवाह आई है, कोई नोटिस आई है, आपको लगता है यहाँ पर एक मॉल बनने वाला है जिससे इस फ्लैट की कीमत कल जाकर 10 लाख की जगह 20 लाख होने वाली है। अब ये बात आपको पता है, आपने क्या किया, सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आज इसे नहीं खरीदूंगा, मैं 1 महीने बाद इसे 10 लाख रुपए की कीमत में, जो आज इसकी कीमत है, इसी रेट पर खरीदूंगा। अब सेलर बोलेगा मैं क्यों तुझे 10 लाख रुपए का बेचूं 1 महीने बाद, मैं अभी बेच सकता हूँ या तो फिर मैं 10 का, अगर ये कल जाकर बढ़ जाएगा तो आप उस चीज़ पर उसे बोलते हो कि चलो ठीक है, एक काम करो, ये लो 10 लाख रुपए की 10,000 रुपए का मैं बुकिंग दे रहा हूँ। 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तुमने एडवांस बुकिंग दे दिया, जो कि आपने ऊपर से दिया है। अब ये 20,000 रुपए के एडवांस के चक्कर में सेलर ने सोचा कि यार मुझे तो एक्स्ट्रा का 20,000 रुपए फुकट में मिल रहा है, 10 लाख रुपए में तो वैसे भी ये बिकना है और 20,000 रुपए जस्ट 1 महीना रुकने का चार्ज है। अब मानो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट तुमने क्या किया, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं इसे 10 लाख रुपए की कीमत में 1 महीने बाद खरीदूंगा, चाहे उसकी कीमत उस टाइम पर कुछ भी हो, चाहे वो गिर जाए चाहे वो बढ़ जाए। ठीक है, अब इस सिनेरियो में मानो आपका प्रेडिक्शन सही होता है, वहाँ पर एक मॉल बन जाता है और उस फ्लैट की कीमत बढ़कर 20 लाख हो जाती है, तो आपके पास एक राइट है, आपके पास हक है, ये चीज़ समझो, क्योंकि आपने उसे पैसा दिया है, उसने 10,000 रुपये आपसे लिया है इसी चीज़ का कि मैं इसे 10 लाख रुपए में बेचूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बायर के पास राइट होता है, एक हक होता है कि चाहे उसकी कल जाकर कीमत बढ़ जाए बट वो उसे 10 लाख रुपए में खरीद सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसका अपोजिट सिनेरियो मानते हैं। अब मानो उसकी प्राइस बढ़ने के बजाय घट गई, आपको लगा था मॉल आएगा, वहां पे कुछ फ्लाईओवर आ गया या कोई और चीज हो गई जिसकी वजह से ना उसकी कीमत गिर गई। अब 10 लाख रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है और आपने 20,000 रुपए का एडवांस दे रखा है। ठीक है, अब मानते हैं 1 महीने बाद उस फ्लैट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए होगी। अब मुझे बताओ कि एट द टाइम ऑफ 1 महीना खत्म होने के बाद ऑप्शंस बायर को नुकसान कितना होगा। मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुम लोगों को 3, 2, 1 कमेंट्स में आंसर बताना है। अगर तुमने बोला कि तुम्हें 5 लाख का नुकसान होने वाला है तो तुम गलत हो। तुमने यहाँ पर 20,000 रुपए दिए तो थे कि अगर ये फ्लैट की कीमत बढ़ती है या कुछ भी होता है, मेरे पास एक हक है कि मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद पाऊंगा। पर अगर वो 5 लाख से गिर जाता है तो तुम खरीदोगे ही नहीं ना। तुम क्या बोलोगे कि मेरा 20,000 रुपए का जो बुकिंग है या 20,000 रुपए का जो मैंने एडवांस दिया है वो लॉस हो गया और मैं इसे खरीदूंगा नहीं। तो ऑप्शंस बायर के पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है और चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। अगर उसकी वैल्यू गिर जाए तो तुम क्यों खरीदोगे, तुम बोलोगे मेरा जो बुकिंग अमाउंट दिया है, जिसे हम प्रीमियम बुलाएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में प्रीमियम होता है, प्रीमियम का नुकसान होगा। बट वहीं पर अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें, अब देखो ऑप्शंस बायर के बारे में या फिर अभी फ्लैट बायर का जो है, आपको एक चीज समझ आ गई होगी। अगर उस फ्लैट की कीमत मानो 10 लाख से 50 लाख या 1 करोड़ भी हो जाती तो यहाँ पर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट लॉस जो है, लॉस आपको 5 लाख का नहीं होना है, 10 लाख का नहीं होना, आपको लॉस उतना ही होना है जितना तुमने बुकिंग अमाउंट या फिर प्रीमियम दिया है। तो इसे कहते हैं लिमिटेड लॉस इन ऑप्शंस बायर। अभी ये सारी चीजें मैं आगे स्टॉक मार्केट के एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा, अभी बस बने रहो। अब इसी का अपोजिट सिनेरियो अब हम मानते हैं ऑप्शन सेलर या फिर जो फ्लैट अभी बेच रहा है उसके सिनेरियो से। अब इसने जब बेचा तो आपको एक चीज समझना है कि अगर इस फ्लैट की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए हो जाती है, पर क्योंकि उसने 10,000 रुपए एडवांस लिया है और कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि उसे ऑप्शंस बायर को या उस फ्लैट बायर को 10 लाख में बेचना पड़ेगा, तो कल जाकर उस फ्लैट की कीमत अगर 5 करोड़ भी हो जाती है तो ऑप्शन सेलर का या फिर वो फ्लैट के सेलर का 4 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा। तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसे ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और क्योंकि उसने वो 10,000 रुपए लिए हैं, तो अगर ऑप्शंस बायर बोलेगा कि मुझे खरीदना है तो ऑप्शन सेलर को बेचना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस बायर के पास राइट होता है, राइट मतलब हक होता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है, चाहे तो नहीं खरीद सकता है। अगर उसे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा तो वो खरीदेगा। 10 लाख की चीज़ अगर 20 लाख की हो गई या 11 लाख की भी हो गई, 10,50,000 की भी हो गई, तो वो प्रॉफिट के लिए खरीद लेगा। बट अगर उसकी कीमत गिर जाती है तो वो बैकआउट कर सकता है कि मुझे नहीं खरीदना भाई करके। तो ऑप्शंस बायर के पास राइट
राइट होता है, हक होता है, बट ऑप्शन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उसे बेचना ही पड़ेगा अगर ऑप्शंस बायर खरीदना चाहे तो। अगर ऑप्शंस बायर नहीं खरीदना चाहता है तो ऑब्वियसली सेल नहीं होगा। इसके साथ आपको ये भी चीज़ एक और समझी होगी कि ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पर इसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड जा सकता है, बट प्रॉफिट बताओ कितना होगा? प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वो प्रीमियम का ही होगा। जो उसने 20,000 रुपये का टोकन लिया है, उसने प्रॉफिट रखा ही क्या था दिमाग में कि इसकी 10 लाख की कीमत है, मुझे 20,000 रुपये ऊपर से मिल रहा है। तो ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट का। तो यहाँ पर जो फ्लैट सेलर है या ऑप्शन सेलर है उसका मैक्सिमम 20,000 रुपये का ही प्रॉफिट हो सकता है। नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। स्टॉक मार्केट के एग्जांपल में क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर चार्ट्स ओपन करके स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि ऐसे इस सिनेरियो में आपको लग रहा है अनलिमिटेड प्रॉफिट अगर ऑप्शंस बाइंग में है तो लोग ऑप्शंस बाइंग ही करेंगे, बट अनलिमिटेड लॉस अगर ऑप्शन सेलिंग में तो लोग ऑप्शन सेलिंग तो करते ही नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी है एक ऑप्शंस बायर के सक्सेसफुल होने की वो होती है 33%, और ऑप्शन सेलर के सक्सेसफुल होने की वो जो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होता है, वो होता है 67%। अब ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। एज एन ऑप्शन सेलर तुम्हें ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट किधर जाएगा, तुम्हें बस ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किधर नहीं जाएगा। एज एन ऑप्शंस बायर एक एग्जांपल देता हूँ, एक XYZ शेयर है जो आज 100 रुपये का चल रहा है। आपको लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है और 150 रुपये के ऊपर जाने वाली है, तो आपको एज एन ऑप्शंस बायर, एज अ कॉल बायर, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब वो 150 रुपये के ऊपर जाएगी। करेक्ट। ऑप्शंस बायर के पास जब उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाना है, उसने कॉल ऑप्शन परचेज किया, मानो 100 रुपये का उसने 100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन परचेज किया, 20 रुपये का प्रीमियम दिया, जो भी दिया, ठीक है, XYZ एग्जाम्पल, उसे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। बट एज एन ऑप्शन सेलर, मार्केट अगर जगह पे रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर वो जगह पे रहता है, प्राइस नहीं बढ़ती है, जो ऑप्शंस बायर जिस प्राइस के ऊपर उसे चाहता है, अगर वो नहीं जाता है तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट में उसकी प्राइस गिरती है तो भी प्रॉफिट होगा। तो एक चीज समझो, ऑप्शंस बायर जो होगा उसका अगर प्रेडिक्शन सही होगा तो ही प्रॉफिट होगा। मतलब अगर ऑप्शंस बायर चाहता है मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर को क्या लगता है, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, तो मार्केट चाहे जगह पे रुके या फिर मार्केट नीचे गिर जाए तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होने का रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ, कि ऑप्शन सेलर जो है ना लेवल्स लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं यूजुअली उन्हें जो कैपिटल लगता है वो काफी ज्यादा होता है। ऑप्शंस बाइंग जो है आप बहुत छोटे कैपिटल से भी कर सकते हो, मैं और आप, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये स्टार्ट 5-7 हज़ार रुपए से भी आप कर सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल लगता है। कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ऑप्शन सेलिंग जो है भले ही हम कर सकते हैं 1 लाख रुपए, बहुत से लोग लगा सकते हैं, बहुत से लोग करोड़ों भी लगा सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सारा फंड्स मैनेज कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स या फंड मैनेजमेंट एजेंसीज या बैंक्स, ये जो है ना ये यूजुअली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ये क्यों, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर है जिसकी प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, अभी 100 रुपये। अब ऑप्शंस बायर को लगता है कि इसकी प्राइस 150 रुपये के ऊपर जानी है, तो उसने 100 रुपये और प्रीमियम देकर मानो उसको 150 रुपये में वो मिलने वाला है। तो 150 रुपये जो है, अगर हम बात करें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, तो ऑप्शन सेलर को क्या लगता है, मार्केट को ना 150 के नीचे रहना है। मार्केट चाहे 120 जाए, 130 जाए, मार्केट 150 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो अगर मार्केट यहाँ से 100 से नीचे भी गिरता है तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। अगर मार्केट 100 से आसपास ही घूमता है, 100, 110, 90, 110, तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। और क्योंकि ऑप्शन सेलर ने बोला कि मार्केट को 150 के ऊपर तो नहीं जाने वाला, एज एन ऑप्शन सेलर आपको सिर्फ मार्केट में ये बताना होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में जाए, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, वापस हम एग्जाम्पल में चलते हैं, फ्लैट के एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर मानो एज एन ऑप्शन सेलर, एज उस फ्लैट के बेचने वाले आप हो। अब जो आप फ्लैट को बेचने वाले हो, आपको पता है वहां पर कोई मॉल नहीं आने वाला है, आपको पता है वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसकी प्राइस सेम रहती है तो भी आपको प्रॉफिट होना है, और अगर उसकी प्राइस में गिराव आता है क्योंकि वहां से कोई फ्लाईओवर आ गया या किसी भी रीजन की वजह से उसकी प्राइस गिर गई, तो भी आपको प्रॉफिट होना है। आपको नुकसान सिर्फ एक कंडीशन में होता है, अगर वहां पर कोई मॉल आता है या कोई प्राइस हाइक आता है, तो यहाँ पर आपके 2 सिनेरियोज में प्रॉफिट होता है, एक सिनेरियो में लॉस होता है। बट अब तुम्हें ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा।
बट कुछ ही देर बाद हो सकता है ये व्यूज़ भी चेंज हो जाए। मैं सारी चीज़ें आगे बताता हूँ। मैं जब लाइव चार्ट्स पे जाऊँगा और साथ ही साथ आपको लाइव अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शंस बाइंग दिखाऊंगा ना, तब आपके व्यूज़ चेंज हो सकते हैं। अभी मैं सारे पॉइंट्स पहले समझा देता हूँ। तो क्योंकि ये जो सीरीज़ है जो लोग हज़ारों और लाखों में बेचते हैं, मैं ये आपको कम्प्लीटली फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि सीरीज़ और वीडियोस कैसी लग रही है। अब एक और चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि मैं आपको ये फ्लैट के एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझने में बहुत आसान बन जाता है और एज बिगिनर्स आपके दिमाग में घुस जाता है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने के लिए आपको वो ऑप्शन होल्ड करके रखना पड़ेगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने बात किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि ऑप्शंस बायर ने इस ऑप्शन सेलर से या फिर फ्लैट के बायर ने फ्लैट के सेलर से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके अंडर 1 महीने बाद वो खरीदने वाला है। बट अगर ऑप्शंस बायर या फिर वो फ्लैट का बायर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी किसी और को बेच सकता है। वो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आपने कोई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो उसके 5 मिनट बाद भी आप किसी और को वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना पड़े। अब देखो, हमने सेलर की जो बात की, हमने बताया कि 2 सिनेरियोज में उससे प्रॉफिट होना है, एक ही सिनेरियो में लॉस होना है। बट ऑप्शन सेलिंग में एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड होता है बट प्रॉफिट लिमिटेड होता है। एक एग्जांपल देते हैं, आपको लगता है एक XYZ शेयर है जिसकी प्राइस जो है 100 रुपये की है। ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से अभी हम समझेंगे और ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव से पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस बायर को लगता है 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये के ऊपर जाने वाला है, मतलब भागने वाला है, और उसने 5 रुपये का प्रीमियम दिया इस शेयर का कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए। 5 रुपये का प्रीमियम दिया और 100 रुपये का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। अब यहाँ से मार्केट जितना जितना ऊपर जाएगा उसे उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर को सिर्फ और सिर्फ वो 5 रुपये जो प्रीमियम उसने लिया है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। वापस जाओ फ्लैट के एग्जाम्पल के, फ्लैट के एग्जाम्पल में कैसा था, अगर वो फ्लैट की कीमत, फ्लैट और यहाँ पर शेयर या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेम तरीके से जाता है, तो फ्लैट की प्राइस जैसे कि 10 लाख से 5 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, होने के लिए 20 लाख भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। बट अगर वो 10 लाख से 20 लाख का हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 रुपये से 200 रुपये का हो जाता है तो ऑप्शन सेलर का 100 रुपये का नुकसान होगा। बट अगर उसका ऑप्शंस गिर भी जाता है या प्राइस गिर भी जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो सेलर को होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। तो आपको एक ऐसे, आप अगर नोट्स ले रहे हो तो आपको क्या करना है, बीच में ऐसा डिवीजन बनाना है, ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर, ऐसा लिखना है। अब मैं 2-3 पॉइंट्स बताते जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी समझा दिया तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। ऑप्शंस बायर की अगर बात करें तो ऑप्शंस बायर का जो लॉस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रीमियम का लॉस हो सकता है। अगर हम फ्लैट के एग्जाम्पल पर फिर से जाए तो वहाँ पर जो आपको प्रॉफिट था वो तो अनलिमिटेड था, बट आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ जो आपने 20,000 रुपये का टोकन दिया है वही लॉस हो सकता है। वैसे ही ऑप्शंस बायर को आपको लिखना है सिर्फ प्रीमियम का लिमिटेड लॉस होता है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। वैसे ही ऑप्शन सेलर में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जितना होगा। और कंपैरेटिवली ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल कई ज़्यादा लगता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप 5 या 7 हज़ार रुपये से कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए लगेगा इवन स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस करते हैं। मैंने बात किया था ना, बिग इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बैंक्स करते हैं, हेज फंड्स करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो इतना छोटा है, फिर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास डेटा होता है, उनके पास स्टाफ होता है, उनके पास प्रोफेशनल टीम होती है, उनके पास मार्केट के बारे में कई सारी चीज़ें होती है और ऐसा माना जाता है कि मार्केट के बारे में उनको बहुत ज़्यादा तगड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो जब उन्हें पता है कि मार्केट यहाँ से ऐसा होने वाला है या फिर उनका एनालिसिस उतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनको वहाँ पर 67% प्रोबेबिलिटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। भले उनको प्रॉफिट छोटा हो बट वो छोटा छोटा करके बड़ा हो जाता है। ऑप्शन सेलर होने का एक और फायदा होता है जो कि होता है थीटा। हमने थीटा हमारे पिछले लेक्चर में सीखा था, विच वॉज ऑप्शन ट्रेडिंग लेक्चर 2, जिसका नाम था ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो भी नहीं देखी है तो आई बटन पर जाइए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने थीटा के बारे में जाना था। थीटा मीन्स टाइम डीके। अब देखो, चलो थीटा डीके या टाइम को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो मानते हैं बैंक निफ्टी है जिसकी आज कीमत है 20,000 रुपये। अभी जो भी उसकी चल रही होगी हम अभी 20,000 रुपये मानते हैं। तो 20,000 रुपये की उसकी आज की कीमत है और आपने उसे खरीदने के लिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है जो कि आपने 100 रुपये देकर बाय किया। मानो आपको लगता है कि इसका प्राइस जो है अगले हफ्ते तक 21,000 के ऊपर जाएगा। अभी उसका प्राइस 20,000 है, आपको लगता है 21,000 के ऊपर जाएगा, मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आप एक कॉल ऑप्शन बायर हो गए। तो आपने कॉल ऑप्शन
ऑप्शन बाय किया है, अब मानो एक एक दिन करके कम होते जा रहा है और आपका जो प्राइस है वो 20,000 पर ही रुका हुआ है, राइट? 20,000 से ऊपर नहीं गया, 20,000 पर ही रुका हुआ है, तो आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। भले ही उसकी कीमत 20,000 रुपए, पर क्योंकि धीरे धीरे एक्सपायरी पास आ रही है और टाइम कम हो रहा है जिसके अंदर वो प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो ऑप्शंस की कीमत कम हो जाती है। अब ये जो होता है ना, आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और को भी बेच सकते हो, बट वो कोई और भी इसे सेम प्राइस पर नहीं खरीदेगा, वो कम प्राइस पे खरीदेगा। अगर आपने 100 रुपए की प्रीमियम पर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था और मानो 7 दिन बाकी थे, तब जब 20,000 रुपए से 21,000 आपको लगता था 21,000 रुपए के ऊपर जाएगी, अब मानो 4 दिन हो गए, अभी सिर्फ 3 दिन बचे और आज भी उसकी प्राइस जो है 20,000 रुपीज ही है। तो जब 20,000 रुपीज आज भी प्राइस है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं जिसमें मार्केट के पास ऊपर जाने का पोटेंशियल है। तो कोई और उसे अगर खरीदेगा तो वो 100 रुपए पर क्यों खरीदेगा? वो बोलेगा मार्केट 3 दिन में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो आपसे 40 रुपए में मांगेगा, 30 या 40 रुपए में मांगेगा कि चलो 30 रुपए का मैं रिस्क लेता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, नहीं जाएगा तो मेरा 30 रुपए का नुकसान होगा। बट आपने 7 दिन पहले लिया था, इसलिए आपने 100 रुपए का लिया था। सो थीटा डीके मतलब क्या होता है? ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाता है वैसे वैसे ऑप्शंस की प्राइस जो है, प्रीमियम की जो प्राइस है जो ऑप्शंस बायर ने लिया है, उसकी प्राइस घटते जाती है। ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये सिंपली समझ आया होगा, पर फिर भी हम एक एग्जाम्पल के साथ लेकर चलते हैं। तो मानो कि 20,000 रुपये का निफ्टी है, 21,000 रुपीज़ का उसका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने समझा दिया, फर्स्ट लेक्चर में समझाया। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो ऑप्शंस बायर को क्या लगता है? 21,000 रुपीज़ के ऊपर मार्केट जाएगा। ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि नहीं जाएगा, इस वजह से उन्होंने कॉल ऑप्शन इन्हें सेल किया है। ऑप्शंस बायर को कॉल ऑप्शन, बायर को कॉल ऑप्शन सेल किया है ऑप्शन सेलर ने। अब क्या होता है, मार्केट एक एक दिन ये जो है ना 20,000 रुपये पे ही फंसा है। तो जब 20,000 रुपये पे फंसा है तो 100 रुपये का मानो प्रीमियम बायर ने दिया था, 100 रुपये का प्रीमियम बायर ने दिया था, उसकी कीमत धीरे धीरे गिरते जाएगी, क्योंकि 100 रुपीज़ का था वो 90 होगा, 80 होगा। ये हमने थीटा के बारे में पिछले लेक्चर में सीखा था, जो कि हमारा ऑप्शंस ग्रीक था। तो 100 रुपीज़ से मानो पहले दिन वो 90 गिर गया, 20,000 का 20,000 ही प्राइस रहा, वो बढ़ ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो 90 रुपीज़ से 70 रुपीज़ का हुआ, एक और दिन बीत गया क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ा। तो ये जो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो है ना, ये ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है। यहाँ से जो कम होते जा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बायर के लिए तो नुकसान है ना, अगर मार्केट में टाइम बीत रहा है पर प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो ये ऑप्शंस बायर का नुकसान हो गया, कॉल ऑप्शन बायर का नुकसान हो गया। बट वहीं पर वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, क्योंकि ये जो 10, 20, 30 रुपए जो नुकसान होते जा रहा है ऑप्शंस बायर को, कॉल ऑप्शन बायर को, ये कॉल ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। आई होप अब समझ आया। तो 100 रुपए का जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन बायर ने दिया था, 20,000 रुपए का जो आज निफ्टी चल रहा है, आपको लग रहा था 21,000 के ऊपर जाएगा और आपने 21,000 की ऐसा मानो बेट लगाया कि मुझे लगता है 21,000 रुपए के ऊपर जा रहा है। तो 100 रुपए जो है ना वो एक एक दिन करके कम होता जाएगा, क्योंकि प्राइस अभी वहीं पर रुकी हुई है। तो 20,000 से वो ना 20,500 गया, ना 20,200 गया, और अगर गलती से वो 19,000 चला जाता है तो और प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को और इसे और भी ज़्यादा नुकसान होगा। बट मानते हैं कि वो 20,000 पे ही फंसा हुआ है, तो 20,000 पर जो वो फंसा हुआ है, तो एक एक दिन बीतते जैसे ही जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बायर की प्राइस जो है प्रीमियम की कम होते जाती है और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होते जाता है। ऑप्शन सेलर को यहाँ पे 2 तरीके से प्रॉफिट होगा, अगर वो 20,000 का 20,000 पे रहे या 20,000 से नीचे भी गिर जाए तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट। अब दोनों के जो डिफरेंसेस है एक बार मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको ओपन करके बता देता हूँ कि कॉल ऑप्शन बायर कॉल कैसे परचेज कर सकता है, कॉल ऑप्शन सेलर कैसे सेल कर सकता है, कितना आपको प्रीमियम देना होता है, लॉट क्या होता है, सारी चीज़ें अभी मैं स्क्रीन पर आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चीज़ें हज़ारों और लाखों में बिकती हैं, मैं कंप्लीटली आपके लिए फ्री ला रहा हूँ। चलो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। अब देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ, इस चैनल का यूएसपी है कि मैं हर एक चीज़ करके बताता हूँ। आज है 17 अगस्त और अभी हम HDFC का प्राइस चेक करेंगे, HDFC बैंक का, जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 1632 के आसपास, मतलब 1630 के आसपास, 1630 के आसपास। अभी हम इसका 1650 का CE देखेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन देखेंगे। अब इससे हमें पता चल जाएगा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में कितना डिफरेंस होता है प्रीमियम का। अब देखो यहाँ पे 1 लॉट सिलेक्टेड है, एक लॉट में आपको मिनिमम 550 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी अगर आपको HDFC का लॉट खरीदना होता है। तो यहाँ पर नीचे देखो 5,800 रुपीज का आपको ये पड़ रहा है, मतलब आपको एक लॉट खरीदने के लिए 5,800 रुपए लग रहा है ऑप्शंस बाइंग में। अब हम ऑप्शन सेलिंग को देखने जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। अब देखो मैं सेल बटन पर क्लिक करो, अब आप देखो सेम चीज
एक लॉट आपको ऑप्शन सेल करने के लिए 1,42,380 रुपीज लग रहा है। मतलब वहां पे जो 5,800 या 6,000 रुपए में हो रहा था, यहां पर 1,40,000 रुपए लग रहा है। देखो ऑप्शन बाइंग में 5,800 रुपए लग रहा था एक लॉट खरीदने के लिए, और यहां पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा है। वैसे ही हम दूसरा कोई ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई की जो करंट प्राइस है वो चल रही है 812 रुपए के आसपास, तो हम 850 रुपीज के आसपास का सीई देख लेते हैं। तो एसबीआई 850 टाइप करेंगे, सीई मतलब कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए, कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आपको 2,400 रुपए लग रहा है कुछ करीब, और वही कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए देखो आपको 87,000 रुपीज लग रहा है। इतना डिफरेंस होता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शंस बाइंग में बहुत छोटे अमाउंट से भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको एक बड़ा कैपिटल लगता है, बिना बड़े कैपिटल के पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ जो है जो ऑप्शन सेलर के फेवर में वर्क करती है वो ये है कि ऑप्शन सेलर को ये नहीं बताना कि मार्केट में क्या होने वाला है, उल्टा उसे ये बताना है कि मार्केट में क्या नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ की कीमत अगर आज 100 रुपये चल रही है, ऑप्शन सेलर को ना ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 100 रुपये से 120 जा सकता है, 80 जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, बट ऑप्शन सेलर को लगता है कि वो 150 के ऊपर तो नहीं जा सकता, ऐसा ऑप्शन सेलर को लगता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सेलर को क्या बताना है कि मार्केट भले ऊपर नीचे जाए वो इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट ऑप्शन बायर को एग्जैक्टली बताना है कि मार्केट कहाँ से कितना ऊपर जाएगा या कहाँ से कितना नीचे जाएगा। ये एक और बेनिफिट होता है जो कि ऑप्शन सेलर होने का होता है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है ऑप्शन सेलर के पास टीम होती है, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशंस यूजुअली ऑप्शन सेलर्स होते हैं, तो उनके पास डेटा होता है मार्केट का। उनको ये तो बताना ही है कि सिर्फ मार्केट कहाँ नहीं जाएगा, उसके साथ उनके पास डेटा होता है, एनालिसिस होता है, उनके पास पूरी टीम होती है, बहुत अच्छा उनके पास स्टैटिस्टिक्स होता है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से ऑप्शन सेलर के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। एक और चीज़ जो हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ हेजिंग। देखो यार, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग को आप बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके से और किफ़ायती तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में। देखो, अगर आप सिर्फ इक्विटी ट्रेड करते हो, मानो आपके पास HDFC के 1000 शेयर्स है, जो भी उसकी प्राइस पर होंगे, आज जो है आपको लगता है HDFC का प्राइस गिरने वाला है और आपको वो शेयर्स बेचने नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब पुट ऑप्शन मानो आपने 10 रुपये का प्रीमियम दिया और आपने 550 या कोई भी एक लॉट साइज कंप्लीट किया, परचेज किया, ठीक है, तो आपको जो नुकसान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 रुपये का होगा जो आपने प्रीमियम दिया है पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए। बट अगर आपका एनालिसिस सही होता है और वो प्राइस एक्चुअली गिरती है, तो आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान बचा सकते हो, क्योंकि पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो और आपका एनालिसिस सही होता है, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो अगर उसकी प्राइस एक्चुअली गिरती है, तो आपका जो स्टॉक में यानी 1000 क्वांटिटी आपके पास जो थी, मानो एक एग्जांपल लेते हैं, वो उसकी अभी भी कोई भी प्राइस चल रही होगी, अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मानो उसकी 1000 रुपए की आज प्राइस है और आपके पास 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स इंटू 1000 मतलब आपके पास 1 लाख रुपए के HDFC के शेयर्स है। अगर उसकी कीमत गिर जाती है 1 लाख रुपए से, मानो आपका 20% का भी प्राइस गिर जाता है, उतना तो गिरता नहीं है, चलो 5% मानते, तो 5% का अगर प्राइस गिरता है 1 लाख रुपए से, वो 5% गिरेगा, मतलब 95,000 रुपीज़ पर आ जाएगा। बट वहीं पर आपने जो पुट ऑप्शन खरीदा है ना, वो पुट ऑप्शन आपको उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, या फिर करीब करीब उतना प्रॉफिट बना के दे देगा जिससे आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट अगर वो प्राइस नहीं गिरती है, मानो आपकी जो एनालिसिस था कि HDFC गिरने वाला है वो गलत हो जाता है और HDFC बैंक ऊपर चला जाता है, 1000 की जगह 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहले तो आपको प्रॉफिट हो गया आपके स्टॉक्स में, और आपका जो नुकसान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए प्रीमियम पे किया है उतना ही होगा। अब आपने प्रीमियम कितना लगता है बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, वो तो देख ही लिया। उसके साथ ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम लगता है वो भी आपने देख लिया। आई होप वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। बट देखो, ऑप्शन सेलिंग में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, मिनिमम 1 लाख रुपये का कैपिटल लगता है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में, जिससे आप बहुत ही कम पैसों से भी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। भले ही एकदम ज़्यादा ऑप्शन बाइंग जितना कम नहीं होगा, बट वो 50, 60, 70% से ज़्यादा आपकी कीमत कम करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। वो कैसे करना है हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करना। अब आपके मन में एक और सवाल बहुत ज़रूर आ रहा होगा कि ऑप्शंस बाइंग मुझे करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए।
देखो ये तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि ऑप्शंस बाइंग के क्या प्रॉफिट होते हैं, ऑप्शंस बाइंग के क्या फ़ायदे होते हैं और ऑप्शन सेलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। अब डिसीजन तो इन दी एंड आपका है और ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके पास क्या कैपिटल है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। वैसे अभी आप तो बिगिनर होगे मोस्ट प्रॉबेबली, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आप ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग तब डिसाइड कर सकते हो जब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ देखो, ऑप्शंस बाइंग में आपके पास एक छोटा कैपिटल लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको एक बड़ा कैपिटल लगेगा। ये सारी चीज़ों के आपको ऊपर डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। और एक चीज़ आप कर सकते हो जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को दोनों को साथ में कर सकते हो, मिक्सअप करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना के एक सही प्लान और फ्रेमवर्क बना के। ये भी सारी चीज़ें हम आगे सीखते जाएंगे। अब आई होप हर एक चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई, सारी चीज़ें समझ आई होगी। ऑप्शन सेलिंग कम पैसों से कैसे करना है वो देखने के लिए आप मेरे साथ आगे बने। हाय एंड वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ आवर ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ऑप्शंस के बारे में जाना, हम ऑप्शंस चेन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पीसीआर रेशियो क्या होता है, आईवी क्या होता है, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी एंड ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आपको ऑप्शन चेन में देखने मिलती है। एंड मैं जानता हूँ ये थियोरटिकली मुंह से समझाने वाली चीज़ें नहीं है, तो हम सीधा प्रैक्टिकली स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं बता भी दूंगा कि आपको ऑप्शन चेन देखना कहाँ से होता है और इनके बेसिस पर आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऑप्शन चेन किस चीज़ के काम में आता है। ऑप्शन चेन पढ़ने के लिए या ऑप्शन चेन क्या होता है जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑप्शन चेन आप कहाँ देखोगे। अगर आपको ऑप्शन चेन सर्च करना है तो आपको कुछ भी नहीं है, एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करना है और एनएससी इंडिया की वेबसाइट डायरेक्टली ओपन करनी है। इसके आगे बहुत सिंपल है। अब आपको अगर किसी एसेट को देखना है, इक्विटी को देखना है, निफ्टी को देखना है, आपको सिंपली यहाँ पर नाम डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने निफ्टी टाइप करता हूँ। निफ्टी टाइप करने के बाद ये निफ्टी इन डेरिवेटिव्स आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो होने वाली है तो आपको सिंपली ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है एंड ऑप्शन चेन आपके सामने अवेलेबल होती है। ये जो लेफ्ट साइड का डेटा है, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेगी जैसे ओआई जिसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, फिर उसके बाद आता है चेंज इन ओआई, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम, फिर आता है आईवी दैट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि हमने सेकंड लेक्चर जो कि था हमारा ऑप्शंस ग्रीक के बारे में, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। फिर एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर उसके बाद एलटीपी में क्या चेंज आया, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, देन स्ट्राइक प्राइस। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किससे क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन चेन हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स फाइंड आउट करने में और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज फाइंड आउट करने में। अगर आप ऑप्शन चेन रीड करना जानते हो तो आप मार्केट में एक स्टेप अहेड रह सकते हो। बहुत से ट्रेडर्स जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको आज तक ऑप्शन चेन पढ़ना भी नहीं आता है। देखो ऑप्शन चेन आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट नोइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ पता तो होनी चाहिए ना, मार्केट वर्क किस बेसिस पर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेफ्ट साइड का डेटा दिख रहा है यहाँ पर कॉल्स लिखा हुआ है एंड राइट साइड का देखो स्ट्राइक इज बीच का, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिखे होते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस लिखे होते हैं जो भी मार्केट का अभी प्राइस चल रहा होगा। सो करंटली जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,951। सो हम 24,950 मानकर चलते हैं, तो इसका 24,950 के हिसाब से एट द मनी क्या होगा, एट द मनी होगा 24,950 और या फिर 25,000 जो भी नियरेस्ट आपको लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में आपको कॉल का डेटा दिख रहा है एंड राइट साइड में पुट्स का डेटा दिख रहा है। लेफ्ट साइड में कॉल्स और राइट साइड में पुट्स का डेटा दिख तो रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉल्स एंड पुट्स दोनों ही ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से दिए होते हैं, मतलब ऑप्शन सेलर जो होता है उसके नज़रिए से दिए होते हैं। अब ऐसा क्यों, देखो ऑप्शन सेलर्स तुम लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जिसमें हमने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलर के बारे में बात किया था। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करो, देख लो, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऑप्शन सेलर जो होता है ये यूजुअली बड़ी एजेंसीज, बड़ी इंस्टीट्यूशंस या बड़े फर्म्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में डील करता है। इस वजह से मेजरली जो हमारा ऑप्शन चेन होता है जो एनएससी वेबसाइट पे आपको मिलेगा ये आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमने याद है एग्जाम्पल से सीखा था। ऑप्शन सेलर जो होता है वो एग्जैक्टली ऑप्शन बायर का उल्टा करता है। तो देखो एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑप्शन सेलर एग्जैक्टली ऑप्शंस बायर के अपोजिट वर्क करते हैं, एग्जैक्ट उल्टा सोचते हैं। जैसे कि ऑप्शंस बायर कॉल ऑप्शन कब परचेज करेगा, जब उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आप सिंपली सोचो ना, आप अगर ऑप्शन बायर हो, कॉल मतलब हमने हमेशा से सीखा है मार्केट ऊपर, पुट मतलब हमने सीखा है मार्केट नीचे। कॉल ऑप्शन आप तब बाय करोगे जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा।
बट ऑप्शन सेलर कॉल तब सेल करेगा जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे ही रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलर एग्जैक्टली उल्टा वर्क करेगा। ऑप्शन बायर को जब लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाना है तो वो पुट बाय करेगा। ऑप्शन सेलर पुट तब सेल करता है जब मार्केट में उसे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाएगी। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब कैसे ज़रूरी होने वाला है ये समझ लो। देखो, ऑप्शंस की अगर हम बात करें या ऑप्शन चेन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जैसे ऑप्शन चेन पर आए, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको सर्च करना होता है। मानो मैं निफ्टी सर्च कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, निफ्टी सर्च किया, निफ्टी इन डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद हम गए ऑप्शन चेन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन में गए। ऑप्शन चेन में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज की डेट है 31 जुलाई एंड आज है वेंसडे। कल थर्सडे है, कल ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है, इस वजह से 1 अगस्त देखने का कोई सेंस नहीं है। हम नेक्स्ट वीक का देखेंगे 8 अगस्त के हिसाब से। अब देखो, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में जो है ये पूरा कॉल्स का डेटा है, इसके राइट साइड में जो है ये पूरा पुट्स का डेटा है। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉल्स और पुट्स का दोनों ही डेटा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है, ऑप्शन सेलर के नज़रिए से। तो ऑप्शन सेलर कॉल्स कब सेल करता है? ऑप्शन सेलर कॉल तब सेल करता है जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। एंड वैसे ही वो पुट्स तब सेल करता है जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा उल्टा मान लो, इस साइड में मार्केट ऊपर जाने के बारे में है और इस साइड में मार्केट नीचे जाने के बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग यहाँ पर कॉल्स देखते हैं ना, ये सोचते हैं ये डेटा मार्केट को ऊपर ले जाने वाला है, बट नहीं, मार्केट में ये वाला जो साइड का डेटा है ये क्योंकि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है। ऑप्शन सेलर कॉल्स को सेल जब करेगा तब इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर ये डेटा रहेगा पूरा मार्केट नीचे जाने का, और ये स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्टली राइट साइड का रहेगा मार्केट में पूरा ऊपर डेटा जाने का। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं। OI दैट इज ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था, जो कि ऑप्शंस ग्रीक के बारे में था। फिर उसके बाद LTP दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड, फिर आस्क क्वांटिटी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में जो है ना अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस लिखी हुई है, अलग अलग प्राइजेस लिखी हुई है जिसपे स्ट्राइक कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल शब्दों में, ज़्यादा कुछ उसे लंबा नहीं खींचेंगे। अब मैं आपको पहले तो OI क्या होता है वो समझा देता हूँ, फिर उसके आगे क्या क्या होना है, ये OI क्या बताता है, और ऑप्शन चेन हम किस तरीके से मार्केट में यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। देखो, OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ओपन इन द मार्केट। एक मार्केट में एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि कोई भी एक ऑप्शन परचेज कर रहा है, तो इसका एक चीज़ समझ लो, जब भी कोई एक परचेजर है या जब भी कोई बायर है तो वहाँ पर सेलर होना ज़रूरी है, क्योंकि बायर खरीदेगा तो सेलर से ही ना। अब मुझे बताओ कि अगर एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन परचेज कर रहा है और एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल कर रहा है, तो इसका ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? इसका ओपन इंटरेस्ट, जिन्होंने भी आंसर में सोचा होगा 2, वो गलत है। इसका ओपन इंटरेस्ट हुआ 1। 2 लोग, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक ओपन इंटरेस्ट मानेंगे या OI बोलेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आता है OI में, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में आता है OI में। ये समझ गया? OI मतलब होता है ओपन ऑर्डर्स या ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन इंटरेस्ट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं समझाता हूँ, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। अगर कॉल साइड में ऑप्शन सेलर के, ठीक है, ऑप्शन सेलर के ओपन इंटरेस्ट मानो एक पर्टिकुलर प्राइस, एक एग्जांपल मानते हैं 26,000 रुपीज़ के प्राइस पर अगर OI बहुत बढ़ जाता है या फिर ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, कॉल ऑप्शन सेलर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मुझे कमेंट्स में बताओ। 3, देखो, कॉल ऑप्शन सेलर क्यों सेल करेगा? जब उसको लगता है मार्केट में क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन सेलर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो बढ़ जाता है कॉल साइड में, इसका मतलब होगा मार्केट वहाँ से नीचे ही रहेगा। 26,000 एक एग्जांपल हमने लिया, मानो अभी प्राइस है 25,000, ये है 26,000 की इमेजिनरी लाइन। 26,000 पे ना ऑप्शन सेलर ने बहुत सारे कॉल ऑप्शन सेल करके रखे, और कॉल ऑप्शन वो कब सेल करता है? जब उनको लगता है मार्केट वहाँ से नीचे रहेगा। और हमेशा ऐसा माना जाता है कि जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े फंड मैनेजमेंट एजेंसीज या बड़े बड़े फंड्स या बैंक्स। और ऐसा माना जाता है दीज आर वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जिनके पास पूरा डेटा है मार्केट का,
जाएगा, मार्केट कैसे वर्क करने वाला है, और उनके पास स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, पूरी टीम्स बैठी है एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो अब ये माना जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, और उनका मानना है कि 26,000 के तो नीचे ही रहेगा मार्केट। इसका मतलब मार्केट में ना वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। उनका मानना है ना 26,000, जो कि ये इमेजिनरी लाइन बना लो, अभी 25,000 रुपीज़ है, और 26,000 रुपीज़ पे अगर उनका OI ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ऑप्शन सेलर बहुत सारे कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वो चाहते हैं कि इससे तो प्राइस नीचे ही रहने वाली है। ऑप्शन सेलर आपको सिंपली बताते हैं कि मार्केट में क्या नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन बायर को क्या बताना होता है कि मार्केट में क्या होना है। ऑप्शन बायर को क्या बताना होगा, 25,000 रुपीज़ से मार्केट ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर बोलेगा कि 26,000 के ऊपर तो मार्केट को नहीं जाना है, चाहे वो कितना भी नीचे हो, चाहे वो 26,000 के ऊपर आकर रुके उसके आसपास, बट 26,000 के ऊपर तो वो नहीं जाने वाला। ये आपको कॉल ऑप्शन सेल होने पर पता चलता है। तो जब ओपन इंटरेस्ट कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह हमारे लिए एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे, बट पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया, अब उसके सामने ना चेंज इन OI है। चेंज इन OI मतलब क्या होता है, अब ओपन इंटरेस्ट जो रहेंगे ना वो हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। अगर मानो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे कि फिर से 25,000 26,000 का एग्जांपल लेकर चलते हैं, 26,000 पर ओपन इंटरेस्ट था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अब क्या हो गया, चेंज इन OI ना वहां पे और 1 लाख आ गया, या फिर मानो और 80,000 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब कॉल ऑप्शन सेलर्स जो है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 26,000 से तो नीचे ही रहने वाला है। अगर चेंज इन OI बढ़ता है, इसका मतलब है वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उस लेवल पर जो भी होने वाला है। अगर कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, अगर पुट ऑप्शन सेल किया मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो उस लेवल पर कॉल जो सेलर्स है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो OI और चेंज इन OI इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि मार्केट में कहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई लेवल रहने वाला है। अब मैंने जैसे कि बताया, ये कॉल साइड जो हो गया, ये है मार्केट को नीचे ढकेलने वाला साइड, कि मार्केट इसके तो नीचे रहने वाला है। और पुट्स वाला साइड जो है, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन सेलर की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर के नजरिए से देख रहे हैं, तो कॉल साइड में क्या रहेगा, मार्केट इससे तो नीचे रहेगा, ये आपको सेलर्स बता रहे हैं। और पुट साइड में सेलर्स क्या बताएंगे कि मार्केट में इसके ऊपर ही रहना है प्राइस ने, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के साइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अभी करंटली 25,000 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो इसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, तो ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में, मतलब यहाँ से मार्केट सेलर्स जो है, ऑप्शन सेलर्स सोच रहे हैं इससे तो मार्केट नीचे ही रहेगा, 81,000 है। अगर यहाँ पर 81,000 होता और पुट साइड में सिर्फ 2,000 लोग मान रहे होते या 2,000 ओपन इंटरेस्ट होते हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट इससे ऊपर रहेगा, इसका मतलब जो ये कॉल साइड है हमारा, जो ऑप्शन सेलर का कॉल साइड है, ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब मार्केट इससे नीचे जाएगा। बट हम देखते हैं अब जाकर, यहाँ पर 81,000 है ना, यहाँ पर देखो 61,000 है, मतलब करीब करीब सेम बैटल चल रहा है, दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं कि इससे ऊपर रहेगा इससे नीचे रहेगा। एक ऐसा प्राइस देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे 25,200 का, देखो 25,200 पर क्या हो रहा है, 38,000 जो भी है 384, मैं 38,000 इसे मानता हूँ। तो 38,000 ऑप्शन सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है अभी। ओपन इंटरेस्ट जो है 38,000 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मतलब 38,000 ऐसा वैसे तो नंबर नहीं बोलते हैं कि इतने ऑप्शन सेलर, बट मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि 38,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से तो नीचे ही रहेगा। अब उसके अपोजिट में देखते हैं, जो लोगों को लगता है या जो ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट इससे ऊपर रहेगा, देखो सिर्फ 3,000, ठीक है, 38,000 ऑप्शन सेलर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट इससे तो नीचे ही रहेगा, 25,200। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 25,000, और 25,200 ना अब एक इमेजिनरी लाइन बना लो, वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट इससे तो नीचे ही रहना है। और हमें ये मानना होता है कि ऑप्शन सेलर जो है ना बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स है। अगर इतने सारे ऑप्शन सेलर को ये लग रहा है कि 38,000 ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा, मतलब हो सकता है वो सही हो, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, ऑप्शन सेलर जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी फंड्स, बहुत बड़े एजेंसीज, बहुत बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसका मतलब उनके एनालिसिस में बहुत सारी टीम और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके पास मार्केट का डेटा होता है। इसका मतलब 25,200 रुपीज़ पर वो जानते हैं कि मार्केट नीचे रहने वाला है। सो ये चीज़ समझ लो। फिर इसके बाद अगर हम देखें पुट साइड में, तो अब पुट साइड आपको बताएगा कि मार्केट किस लेवल से तो ऊपर ही रहेगा,
ऑप्शन सेलर के नज़रिए में किस लेवल से तो ऊपर ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 61,000 है, बट अगेन हमने यहाँ पर देखा करीब करीब सेम है, इसलिए हम इसे नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ पर 15,000 है, 40,000 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 40,000 है, बट अगेन उसके अपोजिट में 60,000 है, तो हम इसे मान नहीं सकते। जहाँ पर भी टक्कर की लड़ाई रही है उसे नहीं मानना है। आपको क्या देखना है, आप जैसे यहाँ पर देखो दिस इज़ 24,800, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 47,300, ठीक है 342 है, बट हम 47,300 मानेंगे। इतने ऑप्शन सेलर है जो पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ कि पुट ऑप्शन अगर ऑप्शन सेलर सेल कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है, मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। पुट ऑप्शन कब सेल करता है ऑप्शन सेलर? 3, 2, 1, करेक्ट। ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन तब सेल करेगा जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो पुट ऑप्शन सेलर्स का मानना है या ऑप्शन सेलर्स का मानना है, 47,000 ऑप्शन सेलर का मानना है कि मार्केट जो है 24,800 के तो ऊपर ही रहेगा या 24,800 के ऊपर जाएगा। अब उसके अपोजिट में हम देखते हैं कि अपोजिट में कितने लोग हैं। अपोजिट, एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा मुझे नंबर देखने दो। दिस इज आई गेस 23,000, राइट? 23,000 है, तो ये भी देखे तो 50% है, बट विच इज़ नॉट बैड। ये एक पोटेंशियल लेवल हो सकता है, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पर 47,000 तो है, बट उसके अपोजिट में 23,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा भी लगता है कि मार्केट तो यहाँ से नीचे जाएगा करके। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे यहाँ पर 33,800 है, 33,800 पुट ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट यहाँ से तो ऊपर ही रहेगा, दैट इज 24,700 से तो ऊपर ही जाएगा। मतलब ये एक सपोर्ट लेवल हो गया 24,700। अब 24,700 पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ऑप्शन सेलर को लगता है, या फिर ऑप्शन सेलर ने कॉल ऑप्शन सेल किया है, मतलब 8,000 लोगों को ही या 8,000 ऑप्शन सेलर को ही लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। बट उसके कंपैरिजन में 33,000 है। इसका मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन सेलर को ये लग रहा है कि मार्केट इससे सपोर्ट लेगा या फिर इससे तो ऊपर ही रहेगा। पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब मार्केट उससे ऊपर जाएगा, और अगर कॉल साइड में जो कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से कॉल्स है तो उसका वहाँ पर जब भी ज़्यादा होता है इसका मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। आई होप समझ आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। अब चेंज इन ओआई जो होता है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और हो रहे हैं। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन सेलर कब साइन करेंगे, जब वो श्योर हो उनके डिसीजन के बारे में, या फिर जब वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। तो जब भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे मानो अभी तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स नहीं है, बट 37,800 पर आप देख सकते हो 20,000 से नंबर बढ़ा है। अगर इसके अपोजिट साइड में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 37,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा लगता है कि इस लेवल से तो मार्केट नीचे ही रहेगा, दैट इज़ 25,100। बट यहाँ पर एक बार हम डेट देख लेते हैं। मैंने शायद डेट 8 अगस्त करेक्ट सही डेट लिया। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है इस प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट चेंज इन ओआई टेल्स अस। जब एकदम से एक नंबर इंक्रीज होता है ना, तब बताता है कि कॉन्फिडेंस बन रहा है ऑप्शन सेलर का कि इससे नीचे या इससे ऊपर ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओआई, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑप्शन चेन में उसका नंबर होगा, ओआई का नंबर होगा या चेंज इन ओआई का नंबर होगा, अगर वो कॉल साइड में मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरने वाला है, अगर वो पुट साइड में तो मार्केट वहाँ से ऊपर उठने वाला है, चाहे वो ओआई हो चाहे वो चेंज इन ओआई हो। ये चीज़ बहुत ध्यान से दिमाग में डाल लो। एक और बार दोहरा रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैं 2 बार रिपीट करूँगा, मेरा एडिटर भी कहीं पे कट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ओआई या फिर चेंज इन ओआई बढ़े, अगर वो कॉल साइड में बढ़ता है इसका मतलब मार्केट उससे नीचे रहना चाहते हैं या उससे नीचे रखना चाहते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर उस लेवल के नीचे मार्केट को रखना चाहता है। और वहीं पर अगर वो पुट साइड में ज़्यादा ओआई या फिर चेंज इन ओआई दिखे, मतलब ऑप्शन सेलर कॉन्फिडेंट है कि इस प्राइस के तो मार्केट ऊपर ही रहेगा। आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम।
वॉल्यूम जो होता है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन द मार्केट, मार्केट में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं। वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं जा सकता। देखो OI जो है ना, ये माइनस भी जा सकता है, माइनस जा सकता है मतलब अगर कोई ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो या फिर लेंड ऑफ हो, खत्म हो जाए तो वो माइनस भी जा सकता है, बट वॉल्यूम कभी माइनस नहीं जा सकता। वॉल्यूम क्यों माइनस नहीं जा सकता? क्योंकि वॉल्यूम इज बेसिकली, मानो सुबह अगर टोटल 100 शेयर ट्रेड हुए, उसके बाद भले ही दिन भर में सिर्फ 20 ट्रेड शेयर होंगे, पर वो 100 + 20 मतलब वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, नंबर तो हमेशा ट्रेड्स बढ़ेंगे, ट्रेड्स कभी कम नहीं होते, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है, दिस बेसिकली टेल्स यू कि कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं मार्केट में, कितने ट्रेड्स लग रहे हैं मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद IV इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमने सेकंड लेक्चर जो था हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स का, जिसमें हमने ऑप्शंस ग्रीक टॉपिक कवर किया था, उसके अंदर हमने अच्छे से समझा था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। IV जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आपको बताता है कि मार्केट कितने तेजी से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज़ पर जो IV है दैट इज 11.49, तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब मार्केट उतने ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव करेगा, और ये जितना कम होगा उसका मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट की स्पीड स्लो होगी। अगर वो यहाँ पर मानो 5 रहता था तो स्पीड स्लो होती थी, यहाँ पर अगर 20 होता है इसका मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करेगा। ये आपको IV बताता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है। अब IV के बाद के जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। LTP इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब किस प्राइस पर वो अभी ट्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद चेंज, मतलब LTP में चेंज कितना आया है पिछले वैल्यू के कंपैरिजन में, कोई भी ऊपर या नीचे के वैल्यू के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद बिड क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटीज़ की बिड की जा रही है या डिमांड की जा रही है। और फिर उसके बाद बिड जो होता है दैट इज़ कितना एक अमाउंट दिया जा रहा है, एक बिड किया जा रहा है, कितना अमाउंट बिड किया जा रहा है, और आस्क है कितना अमाउंट आस्क किया जा रहा है उस ऑप्शन के लिए। ऑप्शन के लिए कितना अमाउंट बिड कर रहा है, बिड मतलब बोली लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने कभी ना कभी बोली सुना होगा, कोई चीज़ मानो खरीदनी है और वहाँ पर बोली लगाते हैं लोग कभी कभी, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार है, और आस्क मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे या कितनी कम से कम मांगे। देखो कितना ज़्यादा से ज़्यादा देने तैयार है दैट इज़ बिड, कितनी कम से कम मांगे दैट इज़ आस्क। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ नहीं आया तो स्किप करो, टेंशन नहीं है। और उसके बाद आता है आस्क क्वांटिटी। ये 1 2 3 4 5 6 ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेजरली जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन चेन में इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 4 में से अगर हम OI और चेंज इन OI की बात करें तो वैसे तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है, बस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया निफ्टी के कंपेरिजन में, अब हम एक काम करते हैं बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार, और बाद में ना मैं आपको 1-2 और चीज़ें सिखाऊंगा। देखो आपने बैंक निफ्टी सर्च करना है, उसके सामने आएगा इक्विटी डेरिवेटिव्स, आपको बैंक निफ्टी इन डेरिवेटिव्स देखना है। अगर आपको रिलायंस का देखना होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर रिलायंस सर्च करना है, ठीक है। आपको रिलायंस का देखना है या फिर कोई भी एक XYZ कंपनी का देखना है तो रिलायंस इन इक्विटी ये सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पर करना होता है। यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह आपको जाना है ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर जाने के बाद फिर से आपके सामने डेट होगी 31 जुलाई का इसका एक्सपायरी है, मुझे देखना है नेक्स्ट वीक का, दैट इज 7 अगस्त। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट है 31 जुलाई। तो 7 अगस्त के लिए अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल करूँगा कौन सा एक पोटेंशियल सपोर्ट मतलब डिमांड लेवल है और कौन सा एक पोटेंशियल सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल है। अब जैसे कि हमने बात किया जो कॉल साइड है इसका मतलब है ऑप्शन सेलर चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, पुट साइड है मतलब ऑप्शन सेलर चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। तो अब ऑप्शन कॉल्स साइड का देखते हैं ऑप्शन सेलर की साइड से। तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज 51,553। अब देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने मिल रहा है। देखो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है 63,000 का ओपन इंटरेस्ट। हम इसके अपोजिट साइड देखते हैं क्या इसमें ओपन इंटरेस्ट है। यस यहाँ पर 28,000 है। अगर यहीं पर सिर्फ 2,000 होता था, मानो 2,000 होता था, 4,000 होता था, 8,000 होता था, तो हम मानते थे कि 63,000 ऑप्शन सेलर, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर है बट फिर भी 63,000 ऑप्शन सेलर मार्केट को नीचे ढकेलना चाहते हैं इस प्राइस से, 52,000 की प्राइस से मार्केट को नीचे ढकेलना चाहते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर 2-3 हज़ार होता तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2-3 हज़ार लोग हैं जो अपोजिट सोच रहे हैं, ऐसा होता था। बट अभी यहाँ पर 28,000 है। बट हम दूसरा लेवल देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन ना हो। जैसे यहाँ पर 49,225 है, दिस इज एट द प्राइस ऑफ 52,500 मतलब 52,500 की प्राइस पर 50,000 ऑप्शन सेलर चाहते हैं कि मार्केट इससे नीचे रहे। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 का ओपन इंटरेस्ट है
पुट साइड में मतलब ऑप्शन सेलर पुट सेल कब करते हैं, जब मार्केट वो जानते हैं इसके ऊपर रहेगा। बट सिर्फ 7,000 ऑप्शन सेलर है जिनको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर रहेगा 52,500 से, एंड वहीं पर 50,000 ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट इससे तो नीचे ही रहना है। तो 52,500 जो है ना, ये आपका एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन सेलर का मानना है मार्केट यहाँ से नीचे रहेगा, और उनका मानना है मतलब उन्होंने सही एनालिसिस किया होगा, तभी जाकर ऐसा मानना होता है। दिस इज व्हाट वी कंसीडर। फिर इसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर चेंज इन ओआई भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसके पहले देखो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर चेंज इन ओआई भी ज़्यादा है। वहीं पर अभी हम पुट साइड में देखेंगे। मैं ये एक और बार बैंक निफ्टी पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई है हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आए और सारी चीज़ें दिमाग में घुसे। तो अब देखो हम देखते हैं पुट साइड में। पुट साइड में देखना मतलब ऑप्शन सेलर जो है वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 67,000 यहाँ पर है, बट इसके कंपैरिजन में 63,000 यहाँ पर भी है, तो इसे हम अभी नहीं गिनते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमें यहाँ पर 46,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 51,000। अब इसके कंपैरिजन में अपोजिट साइड में सिर्फ 17,000 है, ठीक है, सिर्फ 17,000 आपको देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ ऊपर देखो 34,000 पे, और 34,000 के एग्जैक्ट अपोजिट दैट इज 3846, मतलब सिर्फ 3,800 लोगों को लगता है कि मार्केट इसके नीचे रहेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें 34,000 इंस्टीट्यूशंस को या 34,000 ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट 50,500 से तो ऊपर ही रहेगा। मतलब ये एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया। उसी के साथ हमारा एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आएगा, दैट इज़ 46,000। यहाँ पर क्वांटिटी है, देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट की 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहाँ पर अपोजिट में थोड़ा सा आपको देखने मिल रहा है 17,000, बट दैट इज़ नॉट वेरी बिग कंपेयर टू 46,000। तो 46,000 ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट इससे ऊपर रहेगा, और ओनली 17,000 ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन सेलर 50,000 करीब करीब 46,000 ऑप्शन सेलर का एनालिसिस है, इसका मतलब सही भी हो सकता है। हम ऑप्शन सेलर को, हमें पता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, हमें पता है 67% प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज जो है या प्रोबेबिलिटी उनका है, तो हमें भी ऑप्शन सेलर जो करना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए। ये जिन लोगों को पता नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में ट्रेड कर लेते हैं। तो सिंपली आपको ऑप्शन चेन बताता है कि ऑप्शन सेलर क्या चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अब आखिरी चीज जो आपको सीखनी है दैट इज पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो आपके सामने जैसे कि लिख के आ गया है। पीसीआर रेशियो जो होता है दैट इज पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको टोटल पुट्स की जो वैल्यू है, जो कि हमारा पुट साइड कौन सा है, ये वाला पुट साइड है, तो पुट साइड का जितना भी अमाउंट है ओपन इंटरेस्ट का टोटल है उसे दैट इज 8,30,000 जो भी है, अभी हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले कॉपी करूंगा मैं और मैं कैलकुलेटर खोल लूँगा। तो जो हमारा 8,30,000 या जो भी अमाउंट है, हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे एंड पुट साइड जो है उसे डिवाइड करेंगे कॉल साइड के टोटल नंबर से, जो कि कॉल साइड का टोटल नंबर क्या है, दैट इज़ 9 लाख जो भी है, 9,39,000। हम इसे कॉपी करेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो अब इक्वल अगर हम आंसर देखें तो ये आ रहा है 0.88। अब इसका मतलब क्या होता है, या पीसीआर रेशियो काम किस चीज़ के आता है मैं समझाता हूँ। देखो पीसीआर रेशियो अगर 1 से ऊपर होता है, अगर पीसीआर रेशियो इज़ मोर देन 1, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट बुलिश रह सकता है। अगर पीसीआर रेशियो 1 से नीचे आता है, देखो सिंपल है, 1 के ऊपर अगर है तो मार्केट ऐसा माना जाता है बुलिश है, 1 के नीचे है तो माना जाता है मार्केट बेरिश रहेगा और बेरिश जा सकता है। तो आप अब मुझे बताओ 0.88 जब हमारा पीसीआर आया है, पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो, पुट का टोटल डिवाइडेड बाय कॉल का टोटल इक्वल्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर 1 से नीचे जो कि हमारा 0.88 आया, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। 3, 2, 1 करेक्ट। 0.88 आया मतलब 1 के नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ से बेरिश रह सकता है, ये हमें पीसीआर रेशियो बता रहे हैं। अब एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, पीसीआर रेशियो में ना एक और नंबर होता है दैट इज़ 1.3 एंड 0.7। अब वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, बट मैंने ये हिस्टोरिकली स्टडी किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पीसीआर रेशियो 1.3 के ऊपर होता है, ठीक है, 1.3 के ऊपर होता है, इसका मतलब है मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया, ठीक है, मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया। जब मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे है, बट जब ज़्यादा ही बुलिश होता है तब चांसेस होता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले और नीचे आकर एक नॉर्मल लेवल पर आ जाए, ठीक
ठीक है। जब ज़्यादा ही बुलिश होता है तो वो नीचे आकर वापस एक नॉर्मल लेवल पर आ सकता है, एंड 0.7 के नीचे अगर पीसीआर होता है इसका मतलब मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गया है, ज़्यादा ही बेरिश हो गया है, फिर हो सकता है मार्केट वापस ऊपर आ जाए। ज़रूरी नहीं है, बट हिस्टोरिकल डेटा यही बताते हैं मोस्टली। 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, 1 के ऊपर या 1 के नीचे, ये जानना ज़रूरी है। अब देखो ऑप्शन चेन के बारे में मैंने मोस्टली आपको चीज़ें बता दी है। देयर आर मेनी पेड वेबसाइट्स यू कैन यूज़ टू एनालाइज ऑप्शन चेन, बट देखो इतना ही काफ़ी है। आप NSE की फ्री वेबसाइट यूज़ करते हो, बस एक बार स्टडी करना आ गया तो ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि सेंसिबल आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। वैसे मैं उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई भी पेड मैं ऑप्शन या कोई भी पेड चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, जो एक पेड वर्जन है जहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें मिल जाएगी। अब आई होप आपको ऑप्शन चेन समझ आया होगा, एंड सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई ये समझ आई होगी। इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, क्या चीज़ें होती है, ये जब हम आगे ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे और जब हम ट्रेड करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सब होता क्या है। एक बार मैं बस क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, मैंने नोट्स जो बना के रखे थे कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो देखो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने पीसीआर रेशियो कवर कर लिया, मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन हुआ है, वॉल्यूम पढ़ा दिया, बिड पढ़ा दिया। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें मोस्टली बता दी है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन चेन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा एक और बार वीडियो देखो, और मैंने इस वीडियो में थोड़ी स्लो बात करने की कोशिश की है ताकि जो भी मैं पढ़ा आपके दिमाग में घुसे। अगर मैं ज़्यादा फास्ट करूँगा तो बिगिनर्स को ऑप्शन चेन समझ नहीं आएगा। पहले ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उल्टा आप जब वीडियो दूसरी कोई देखोगे ना तब आप बोलोगे कि पूरा भाई कितने आसानी से समझा दिया, इतने आसानी से कहीं नहीं समझने मिलेगा, आप तो पढ़ोगे भी नहीं, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। बट मैंने आपको होपफुली सिंपल शब्दों में समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना।